माझं नाव अभय कमळाकर साखळे. मी PhDमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनियर होतो. 27 वर्ष म्हणजे मला टर्मिनेट करण्यात आलं. माझ्यावरती माझ्या मिसेसनी 16 केसेस टाकलेल्या आहेत आणि तिची बहीणच ॲडव्होकेट असल्यामुळे ती एकही केस चालत नाही. त्याच्यामुळे माझा जॉब गेला. फक्त 75 दिवस संसार केला तिने. माझ्या आईला ती राण म्हणायची, वडिलांना भडव्या म्हणायची. तिला माझे आई वडील नको होते. मी एकुलता एक, माझ्या 2 लग्न झालेल्या बहिणी. त्यांचा सुखी संसार होता. सगळ्यांवरती आमच्यावरती 4 जणांवरती केस टाकली. लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशीच पूजा ठेवली होती. तिची बहीण, आई वडील ते आले. ते जाताना तिने सगळे दागिने तिचे काढून दिले. ती गेली सोडायला दरवाजापर्यंत आमच्या बिल्डिंगच्या. परत आली आणि रडतच आली आणि सांगता लागली माझ्या आई वडिलांचा तुम्ही अपमान केला. त्यांना लेडीजची केसमध्ये त्यांना वाटलं की मी रेप करून आलोय. तिकडची परिस्थिती बघून आपण नरकात आल्यासारखं वाटलं. मी पहिले 8 दिवस जेवलो पण नाही. माझं पूर्ण आयुष्य बरबाद झालं. कोर्टामधनं ऑर्डर काढली की तुमच्या आईबरोबर तुम्हाला बोलायचं नाही, तेव्हा तुमच्या आईची काय रिॲक्शन होती? आई तर एकदम पूर्ण कळून गेली. तिला काय सुचलत नाही आणि वडील माझे आजारी होते. त्यामुळे मला काय करून काय नको झालं. सर, आपने अभी कहा कि इससे बेहतरीन कानून हो ही नहीं सकता, ये आपने स्टेटमेंट किया. लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूँगा कि बंदा अगर उसको बीवी ने मारा, वो गया पुलिस स्टेशन, तो उसकी FIR क्यों नहीं होती है? वो NC में क्यों कन्वर्ट होता है? ये बंदा जो है 13 साल से केस लड़ रहे, एकदम मतलब सच्चाई के साथ लड़ रहे, वही अगर बंदा मर्डर करके अंदर जा रहा है, वो 5 साल 3 साल में बाहर आ जाता है. ये 13 साल इनको लग गया. तो आज कानून हमें क्या बना रही है? हम लोग क्रिमिनल तो पैदा नहीं कर रही है क्या? मेरे को तो एक्चुअली लग रहा है कि कानून को एग्जीक्यूट करने वाले लोग चाहते ही हैं कि क्रिमिनल ही पैदा हो. उनके माइंड में ना सही और सत्य के लिए कोई जगह ही नहीं है. नमस्कार मित्रांनो, मी बहार सूर्यवंशी. मित्रांनो, गेले 2-3 दिवस तुम्ही माझे व्हायरल क्लिप्स बघत असाल, बरोबर? तो जो व्हिडिओ होता, मी म्हणालो की सख्ख्या आईबरोबर बोलू शकत नाही अशी ऑर्डर निघाली. सख्ख्या आईबरोबर, सख्ख्या बहिणीबरोबर बोलू शकत नाही अशी ऑर्डर निघाली. अजून एक क्लिप तुम्ही बघितली असाल की BST इंजिनियर होता, त्याचा जॉब गेला बायकोच्या खोट्या केसेसमुळे, बरोबर? तर जर मी तुम्हाला म्हणालो की हे 2 वेगळे व्यक्ती नसून एकच व्यक्ती आहे, तर तुमची रिॲक्शन काय असेल? असाच व्यक्ती आपल्या समोर भेटायला आलेले आहेत, अभय साखळे. जाणून घेऊया यांच्याबद्दल. नमस्कार, माझं नाव अभय कमळाकर साखळे. मी PhDमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनियर होतो. मी आणि BSTमध्ये माझी 27 वर्ष म्हणजे मला टर्मिनेट करण्यात आलं ह्या केसेसमुळे. सगळ्या माझ्यावरती माझ्या मिसेसनी 16 केसेस टाकलेल्या आहेत आणि तिची बहीणच ॲडव्होकेट असल्यामुळे ती स्वतःच ती प्रोलॉंग करते. 13 वर्ष झाली माझ्या मिसेसने माझ्या ती केसेस टाकल्यात, पण ती एकही केस चालत नाही त्यातली आणि त्याच्यामुळे माझा जॉब गेला. आता माझं लग्न 19 जानेवारी 2013ला झालं. फक्त 75 दिवस संसार केला तिने. 75 दिवसात तिने माझ्या आईला ती राण म्हणायची, वडिलांना भडव्या म्हणायची. तिला माझे आई वडील नको होते. मी एकुलता एक, माझ्या 2 लग्न झालेल्या बहिणी. सगळ्यांवरती आमच्यावरती 4 जणांवरती केस टाकली. माझी आई, माझ्या 2 बहिणी आणि मी. 19 जानेवारी 2013 आमचं लग्न झालं. लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशीच आम्ही पूजा ठेवली होती. तिची बहीण, ॲडव्होकेट बहीण, तिचे आई वडील ते आले आणि ते जाताना तिने सगळे दागिने तिचे काढून दिले. ती गेली त्यांना सोडायला दरवाजा गेटपर्यंत आमच्या बिल्डिंगच्या. परत आली आणि रडतच आली आणि सांगता लागली माझ्या आई वडिलांचा तुम्ही अपमान केला. माझ्या आई वडिलांनी एवढं त्यांचं हे केलं तरी पण ती म्हणाली आणि त्या दुसऱ्या दिवसापासूनच तिने आई वडिलांना माझ्याशिवाय द्यायला सुरुवात केली. आणि तिला माझे आई वडील नको होते. तरी पण माझ्या आईने सांगितलं. माझी आई शिक्षिका, PMCमध्ये शिक्षिका होती, ती रिटायर झाली. माझे वडील पण म्हाडामध्ये इलेक्ट्रिशियन होते, ते पण रिटायर झालेले होते. त्यांची ते एकदम साधे होते. त्यामुळे तिला फक्त माझ्या आईवडिलांचा त्रास होता. तरी पण मी त्यांना सांगितलं तिला की आपण घर वेगळं घेऊन राहूया भाड्याने. माझी आई पण तीच म्हणाली मी घर घेऊन वेगळं राहा, पण ते पण तयार नव्हती ती. कारण तिला मॅट्रिमोनियल हाऊस सोडायचं नव्हतं. तिला त्याच्यावरतीच तिचा डोळा होता. 3 एप्रिलला 498 DB 498 315 406 आणि 34 टाकले. त्याच्यानंतर लगेच 10 एप्रिलला 2013ला डोमेस्टिक व्हायलन्स, कौटुंबिक अत्याचार 2005 कायद्यानुसार रेसिडेन्शियल तेव्हा ती प्रेग्नंट असल्यामुळे मग तिने एक्सपर्टी ऑर्डर घेतली. कोर्टाला प्रेशराईज केलं. 3 मे
2013ला तिने रेसिडेन्शियल ऑर्डर आणि 15,000 रुपये मेंटेनन्स तिने हे केला. तिने माझा पगार जास्त दाखवला आणि कोर्टांकडनं एक्स पार्टी ऑर्डर घेतली. त्यानंतर मग मिडिएशन झालं. मिडिएशनमध्ये मॅडमनी एवढं तिला समजलं, पण ते ऐकायला तयार नव्हती. तेव्हा पण मी मॅडमला सांगितलं मी भाड्याने मी घर घेऊन राहायला तयार आहे, तरी पण तिने तयार झाली नाही. हे माझ्या दोघी बहिणींना अँटीसिपेटरी बिल मिळाला. माझ्या आई आणि बहिणीचा अँटीसिपेटरी बिल फेल झाला, आई आणि माझा. तर त्यामुळे मी 40 दिवस मला जेलमध्ये जायला लागलं. आर्थर रोड जेलमध्ये मी 40 दिवस होतो. पहिल्याच दिवशी मला त्याने विचारलं काय तुमचं केस आहे तिकडे एका कैद्याने, आणि मला जोरात कानाखाली मारली. त्यामुळे मला काही सुचलत नाही. माझ्या डोळ्यासमोर एकदम अंधारी आली. त्यांना लेडीजच्या केसमध्ये त्यांना वाटलं की मी रेप बीप करून आलो आहे का. त्यांना सांगितलं, मग त्यांना तेव्हा सांगितलं की असं असं झालं. तेव्हा त्यांना समजलं. मग ते पण तिकडे त्यांची तिकडची परिस्थिती बघून आपण नरकात आल्यासारखं वाटलं. आणि त्या नरकात आल्यामुळे मला एवढं मनस्ताप झाला. मला वाटलं काय कोणी काय नको. मी पहिल्या 8 दिवस तर मी जेवलो पण नाही, कारण तिकडचं जेवणच आपलं हे नव्हतं. मी कसं पाणी आणि बिस्किट काय ते खाऊन राहायचो. एवढी परिस्थिती वाईट होती. त्यामुळे माझं पूर्ण आयुष्य बरबाद झालं. असं झालं. तर मित्रांनो, जाणून घेऊया की ह्यांच्यावरती 16 केसेस कशा पडल्या आणि ह्या केसेस तथ्य आहे की नाही, म्हणजे बरोबर आहेत की नाही हे, आणि सांगतायत ते बरोबर आहे की नाही हे जाणून घ्यायला आपल्यासोबत आहेत हे ॲडव्होकेट शांतनू घोष जे आहेत. ते दिल्ली कोर्टामध्ये, दिल्ली हायकोर्टामध्ये प्रॅक्टिस करतात आणि गरज पडल्यावरती सुप्रीम कोर्टात सुद्धा प्रॅक्टिस करतात. तो शांतनु घोष जी ये हमारे दर्शक है, आप बात कर सकते हैं. नमस्ते एवरीवन. मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज ये 498A जो मैट्रिमोनियल मैटर होता है, बेसिकली उसमें पूरे पैकेज के साथ आता है. 498 हो जाता है, 125 CRPC से मेंटेनेंस मांगते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाता है, आपका साथ साथ डिवोर्स मैटर भी आ जाती है, फिर चाइल्ड कस्टडी का भी आ जाता है. तो इकट्ठे इतने सारे जब केसेस आती है तो एक परिवार समझ नहीं पाता कि कौन सा केसेस कैसे लीड करूँ, किस में क्या आंसर करूँ. जबकि अगर मर्डर मैटर होता है तो सिर्फ एक ही केस होता है. इसमें इतने सारे केसेस, और वो भी अलग अलग कोर्ट, अलग अलग डेट्स, अलग अलग जाना, कौन कहाँ जाएगा, कैसे हैंडल करेगा. वो शादी को बचाना है, शादी को तोड़ना है, या ये किस मैटर में दिशा में जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता. लेकिन सर, एक आदमी के ऊपर 16 केसेस डाल सकते हैं? ये सारे आते हैं पैकेज के साथ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और जाता भी पैकेज के साथ. आइडियली एक केस ही सफिशिएंट होता है. अगर किसी के साथ एक्चुअली हुआ है वो ओनली डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करके भी केस जीत सकता है. और जिसका एक्चुअली झूठा केस अगर होगा, झूठे तत्व उसके अंदर होगी, कुछ मसाला मिक्स होगा, तो उसके लिए वो सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस करूँ ताकि इंसान के ऊपर प्रेशर बना पाऊँ, हैरेसमेंट्स करूँ. वो प्रेशर में आके, दबाव में आके अपना सब कुछ छोड़ के बोले अब तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मुझे छोड़ दो. लेकिन जैसे इनके केस में हुआ कि खुद की माँ के माँ के साथ बात नहीं करना है, माँ के साथ बात नहीं करना है और बहन के साथ बात नहीं करना है, लेकिन ऐसी जजमेंट पास होती है. मतलब मैं सरप्राइज था. आपकी क्या राय है? मतलब मैं तो शॉक हो गया था इनफैक्ट कि कैसे आर्टिकल 21 विच टॉक अबाउट लाइफ एंड लिबर्टी, फेयर एंड स्पीडी जस्टिस, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे कोर्ट उसको नज़रअंदाज कर सकती है. कैसे वो कह सकते हैं कि एक नेचुरल गार्जियन, एक जो नेचुरल ब्लड रिलेशनशिप में है, आप उससे नहीं बात करोगे. एक जगह पे हम एक माँ को जो प्रेग्नेंट थी उसके प्रोटेक्शन में बाकी बहुत सारे ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, वहीं पे एक माँ को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं. ये कहाँ का जस्टिस है? किस जगह पे ये लिखा हुआ है कि इस तरह की चीज़ें होगी? मैं देख के शॉक हो गया था कि ऐसे भी जस्टिस पास हुआ है. ये तो किसी भी जगह पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे जुडिशरी के ऊपर, जबकि जुडिशरी में इस चीज़ को बोला है दिस इज कॉल्ड लीगल एक्ट ऑफ टेररिज्म, और जो कि हमारे देश के अंदर चल रहा है. अच्छा. कहीं क्रॉस बॉर्डर में नहीं जा रहा है. कई बारी बहुत बड़े जो आपके बॉर्डर में हमारे सैनिक लोग लड़ने जाते हैं, वो भी तो अपने बीवियों को छोड़ के आता है अपने घर में. बराबर. वहाँ पे तो कोई अलग नहीं हो रहा है. बेचारे 35,000 40,000 रुपये के लिए गोली खाने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं. उनके ऊपर जब केसेस लगती है वो आके बोलते हैं सर गोली मारना बहुत आसान काम है, दुश्मन को, बीवियों को संभालना बहुत डिफिकल्ट है. बरोबर. अपनों से लड़ना बहुत difficult. कैसे लड़ूँ मैं? जिसको प्यार किया, जिसको अपने घर में जगह दिया, दर्जा दिया,
अपने दिल में बैठाया, कैसे इसको गोली चलाओ, क्या करूँ? आप हमें बताइए कैसे मैं लड़ूँ? जहाँ लड़ना जीतूंगा वही हार भी होगी, क्या जीतूंगा उससे? क्या करूँगा जीत का? सर मेरा एक सवाल था कि जैसे अभी हस्बैंड के पास बीवी केस डालती है मेंटेनेंस का कि मुझे पैसे चाहिए, वैसे हस्बैंड भी डाल सकता है बीवी के ऊपर? बिल्कुल डाल सकता है। सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 के अंदर ये बात है। अगर वाइफ, उसमें चीज़ों को खाली वाइफ ने लिखा है, इट्स कॉल्ड स्पाउस। स्पाउस आइदर और होता है। 24 में भी जो HMA का पार्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें स्पाउस लिखा है, कहीं पे वाइफ बोल के डिफाइन नहीं है। इसलिए उसमें उद्देश्य ये था इन सारे एक्ट्स को लाने का कि जो कमज़ोर होगा उसको बैलेंस करने के लिए। एक फैमिली चलती है जब बैलेंस होता है, दोनों एक प्रॉपर समतल मिलती है। समुंदर भी कहीं ना कहीं आके ज़मीन से मिलता है और ज़मीन भी समुंदर में आके मिलता है। जब हम समुंदर में खड़े होकर देखते हैं दूर, तब जब सनसेट होता है तब क्या दिखता है? एक लाइन दिखता है, आसमान और समुद्र के बीच में एक से एक लाइन नजर आता है। क्षितिज दूर भी देखो, जितना दूर हो सकता है अगले एंड पे कोई देश होगा जिसमें एक शोर होगा, पर उस समय हमें सिर्फ एक लाइन दिखता है। मतलब कहीं ना कहीं जाके हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक बैलेंस ड्रॉ करते हैं, चाहे वो समुंदर हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे धरती हो, सब एक साथ रहने पे ही खुशहाल जिंदगी बनती है। बरोबर। ये तो हमें नेचर सिखाता है। तो सर जेव्हा आपका ये हुआ, मतलब तुमच्यावरती जसं आता तुम्ही कोर्टामधनं ऑर्डर काढली की तुमच्या आईबरोबर तुम्हाला बोलायचं नाही, तेव्हा तुमच्या आईची काय रिॲक्शन होती? आई तर एकदम पूर्ण कळून गेली. तिला काय सुचलत नाही. आई आणि वडील माझे आजारी होते, त्यामुळे मला काय करू आणि काय नको झालं. मी तरी पण कोर्टात मी सांगितलं होतं. त्या जज मॅडम होत्या त्या पण लेडी होत्या, की त्यांना मी सांगितलं तुम्ही अशी ऑर्डर कशी देऊ शकता. ते म्हणाले त्यांनी तुम्ही हे से नाही फाईल केला. मी सांगितलं मी लढत होतो, कारण माझे 18 ॲडव्होकेट झाले. ॲडव्होकेट पण त्यांची पण माझी मैसेजची बहीण कंप्लेंट करायची. त्यामुळे मला ते पण टिकत नव्हते, ते पण सोडून जायचे. ते म्हणतात आम्हाला तुमची केस नाही काढायची, कारण आम्हाला डोक्याला व्याप नको. हे मॅट्रिमोनियल मॅटर आहे. मॅट्रिमोनियल मॅटरमध्ये आमच्यावरती अन्याय होतो, आमच्यावरती पण ॲलिगेशन होतात. आम्हाला दुसऱ्या क्रिमिनल केसेस आम्ही लढू शकतो, पण मॅट्रिमोनियलमध्ये हे झाल्यामुळे आमच्यावरती ॲलिगेशन करतात. त्यामुळे ॲलिगेशन केल्यामुळे आम्ही करू शकत नाही. तर त्यामुळे माझे 18 ॲडव्होकेट झाले. 18 ॲडव्होकेट झाले, त्या 7 जणांच्या माझ्या DC कंप्लेंट झाल्या, म्हणजे त्यांच्या बार कौन्सिलमध्ये कंप्लेंट झाल्या. त्या कंप्लेंटमुळे ते पण एकदम त्रस्त झाले. त्यामुळे सोडून गेले आणि मी स्वतः लढायला लागलो मग केस. अच्छा. तेव्हा DVच्या वेळेला 29 नोव्हेंबर 2017ला ही ऑर्डर झाली. तो तेव्हा मी एकदम माझ्या पायाखालची जमीन हल्ली. मला समजलंच नाही काय करू आणि काय नको, मी कसं घरी जाऊ आणि काय करू. आणि तेव्हा त्या दोघीजणी एकदम आता तू घरी गेला तर पोलीस घेऊनच येते, तुला बघते आता काय करायचं. तर जेलमध्ये माझी मिसेस आणि तिची बहीण, वकील बहीण, त्या दोघीजणी माझ्या एकदम तेव्हा कोर्टातच म्हणाल्या, जेव्हा ऑर्डर झाल्याबरोबर त्या मॅडमनी प्रोनाऊन्स करून झाले लगेच त्या म्हणाल्या आता तू कसा घरी जातो बघते मी, आता तू आईला कसा भेटतो मी बघते, असं म्हणून एकदम माझ्या जोरजोरात ओढायला लागले. तरी पण मी गेलो घरी, कारण वडील माझे एकदम आजारी होते. आई बिचारी एकदम, आई पण माझी आई आता 85 वर्षाची आहे. तेव्हा 5 वर्षापूर्वी ही 7 वर्षापूर्वी ऑर्डर झाली. माझी आई तेव्हा 79 वर्षाची होती. त्यामुळे एकदम मला जगच एक उद्ध्वस्त झाल्यासारखं वाटलं. आणि त्याच्याबरोबर ती फक्त आईबरोबर नाही, फक्त दोघी बहिणींबरोबर पण बोलायचे गेलं होतं. म्हणजे मी त्यांच्याशी पण परमिशन, मग त्यांना पण फोन करू शकत नव्हतो. मी काय झालं ते पण सांगू शकत होतो त्यांना. बरं. त्यामुळे मग अद्भुत झालो एकदम, असं झालं. तुम्ही म्हणालात की तुमची जी मेव्हणी आहे, बरोबर, त्या ज्या मेव्हण्या आहेत त्या जे स्पेशल SPP आहेत, बरोबर, ते SPP असं येऊ शकतात. म्हणजे SPP म्हणजे विशेष सरकारी अभियोक्ता, पण त्यांना ॲक्च्युली त्या जेव्हा आमची 498A चार्जशीट फ्रेम झाली आणि त्यात ते विटनेस म्हणून बघितलं, तर तेव्हा हे अपियर करत होता. तेव्हा जज मॅडम तेव्हा पण मॅडम होतं ते जज, त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलं की तुम्ही हे करता, रिप्रेझेंट करता. तर त्या म्हणाला आम्ही नंतर दुसरा ॲडव्होकेट करू. तसं करून त्यांनी केलं आणि मंत्रालयातून त्यांनी स्वतःची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून
ऑर्डर घेऊन आले. आता ते मंत्रालयात काय दिलं काय नाही मला काही माहीत नव्हतं. नंतर मी ITI टाकून हे केलं तर तिने सांगितलं की मी पैसे न घेता हे करते. पण तेव्हा तिने सांगितलं नाही की मी तिची बहीण आहे आणि हे असं. त्यामुळे मग तिची अपॉइंटमेंट झाली होती विषय सर सरकार. आपके सवाल है ये STP के बारे में कि ऐसा प्रोविजन है अपने इसमें कानून में? यही मैंने जब देखा आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड अच्छा. कि कैसे एक इंसान अपने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने पद का कैसे मिसयूज़ कर रहा है. कोर्ट के ऊपर कंप्लेन करना, 18 वकीलों के ऊपर कंप्लेन करना, उनको मतलब फंक्शन करने देना ही नहीं है. अच्छा. केस इंस्टीट्यूट हुआ 2013, वी आर इन 2026. सच अ लॉन्ग 13 years. 13 साल पूरा केस ही लड़ो. इतने टाइम में एक बच्चा लगभग समझदार हो जाता है. 13 years. कहीं कहीं के लेडीज़ 14 years में प्यूबर्टी गेन करती है. यहाँ पे इट टुक 13 years, 60 days जहाँ पे केस डिसाइड होना था. मे बी जुडिशरी की कुछ लैक वजह से इट माइट टेक 1 year. What 13 years? एंड देन मिसयूजिंग ऑफ पावर. ऑर्डर ले रखा है फॉर स्पीडी जस्टिस के लिए, जल्दी ख़त्म करने के लिए. पर जल्दी ख़त्म कर लेने से ऑर्डर से होता नहीं है. आपको सपोर्ट करना होता है कोर्ट को भी, असिस्ट करना होता है बेटर वे. हमारा वकील होने से हमारा पहला काम है समाज की गंदगी साफ करना. यहाँ तो हम गंदगी भर रहे हैं. सर कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, मुझे मतलब आई एम सॉरी मुझे पता नहीं है ये SPP का मतलब ये किस चीज के लिए हम कर सकते हैं, मतलब SPP स्पेशल जो हाँ, public वो prosecutor उसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है. हाँ. SPP का पोस्ट इज अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड एंड अ वंडरफुल पोस्ट. बट उस पोस्ट को जहाँ पे एक बहुत वर्नेबल एक्ट, जहाँ पे जैसे मर्डर हो गया, कोई ड्रग्स के मैटर हो गया, किडनैपिंग वाला मैटर, सीरियस ऑफेंस, जहाँ पे जेल टर्म इज, हम कानून में 7 साल एंड 7 साल के ऊपर के ऑफेंस को हीनियस क्राइम मानते हैं. एंड उसके नीचे क्राइम हम थोड़ा सा लीनियंट व्यू देते हैं. जैसे 498 केस है तो जेल टर्म इज ओनली 3 years. बराबर. इससे तो इंसान सोचेगा कि भाई 13 साल केस चलने से अच्छा 3 years में जेल ही भुगत लेता. जबकि इनका तो 4 साल जेल भुगत चुके हैं. अरे हाँ बराबर. तो वो खत्म हो गया. फिर भी 498 क्यों चल रहा है? फिर आपके DV एक्ट में जेल है नहीं. वहाँ पे मेंटेनेंस मैटर हार्डली 1 month का जेल है, इवन इफ यू आर नॉट पेइंग द मेंटेनेंस फॉर 12 months. लेकिन मैं तो और इनका जेल टर्म देख, मैं तेरे को 2 साल दिया, मेरे को 2 साल. कभी कभी मेरे को ये लगता है मिसयूज ऑफ पोजीशन कैसे हो रहा है इसमें. उनको बेहतरीन केस दी जाती है ताकि वो कम केसेस करे पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट केसेस करे, जुडिशरी को सपोर्ट करे एंड लॉ को एक बैलेंस एक्ट ले आए. पर वेरी अनफॉर्चुनेट, जब मैं इनके मैटर में इनके सिस्टर इन लॉ का पोजीशन देख रहा हूँ, शी वॉज अ SPP बिफोर. बट उस SPP को पोजीशन को यूज़ करते हुए क्या उनके पास मंत्रालय ने इसके अलावा और कोई केस देने के बारे में सोचा नहीं? सिर्फ उनकी बहन का केस रह गया है लड़ने के लिए. एंड दैट टू इफ शी इज अपीयरिंग फॉर द स्टेट, देन व्हाई शी इज अपीयरिंग एज अ प्राइवेट इन द DV एक्ट मैटर. और इनको तो पूरा ऐसे दिखा दिया गया कि जैसे कि ये एक्यूज है, बहुत बड़े एक्यूज है. इनको मरने में अतुल सुभाष सहन नहीं कर पाया एंड ही गिव अप. बराबर. इट्स अ हैट्स ऑफ टू हिम कि इन्होंने गिव अप नहीं किया. एटलीस्ट ही फॉट फॉर इट एंड ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू फाइट बैक हिज केस. आई एम लकी फॉर दैट. और इनको कुछ बुरी आदत भी नहीं है. हाँ. ना दारू ना सिगरेट ना कुछ पीते, कुछ भी नहीं करते ना, किसी भी जगह पे नहीं, किसी भी जगह पे नहीं. मैंने इनके पास स्टे किया, मैंने देखा, कोशिश किया इनको जानने का. क्यों नहीं रह पाई इनकी वाइफ इनके साथ? ऐसा क्या? हर इंसान में कुछ कमी होगा, कुछ अच्छाई होगा. आप अच्छाइयों को लेके जियोगे, बहुत आसानी से जी लोगे. आप उसकी बुराइयाँ ध्यान रखते रहोगे तो आप कभी नहीं जी. फिर तो प्रॉब्लम खड़ी करने वाली बात होगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा. तो सर कमिंग बैक टू 498 केस, जैसे अभी एक नॉर्मल सा बंदा है जिसकी शादी हुई है, ठीक है, अभी उसको ऊपर 498 डाला, तो उसको प्रिलिमिनरी एक्शंस क्या लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? वेल आइडियली तो जब हम शादी करते हैं तब हम 498 के बारे में सोचते नहीं हैं कि ऐसा भी होगा, क्योंकि हमारे उद्देश्य ये नहीं है कि हम लड़ाई लड़ते रहे. अगर लड़ाई करनी है तो शादी किस लिए? बराबर. प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जिस शादी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है. वहाँ पे मैंने देखा कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है. आजकल लोगों के खर्चे अपने आप में इतने बढ़ गए हैं कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं. अपनी इच्छा इतनी बढ़ गई है, उसमें कोई रोक नहीं है.
जबकि वो चीज़ें ना सिर्फ बहुत इजीली कवर अप हो सकता है। पहले हमारे माँ बाप भी होते थे, वो भी लड़ते थे, पर वो सोल्यूशन भी ढूंढते थे साथ साथ, और वो अलग नहीं होते थे, वो एक साथ रहने की रह के, चाहे किसी की कमी हो चाहे कैसे भी हो। मैंने अगर ऐसे चाइल्ड होकर अपने पापा के बारे में कुछ बोल दिया तो मम्मी सुनती नहीं थी, मम्मी बोलती वो हमारा मैटर, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। जब मैं मम्मी के बारे में पापा को बोलता था तो आप बोलते वो मेरा वाइफ है, मेरी मैटर है, तुम्हारा माँ है, तुम्हें उन्होंने जो बोला सही बोला, तो और 2 थप्पड़ मार देते थे पहले ऐसे। हाँ, लेकिन अभी जनरेशन गैप हो गया है। अनफॉर्चुनेटली अभी के सिनेरियो में जो पेरेंट्स, ये जो जनरेशन जो क्रीप आई है, वो क्या करते हैं, सुनते हैं फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको बोला था नहीं तू करके आ, ये कर वो कर, और 4 लोगों से पूछ लेते हैं। अरे बाबा इस केस क्या हो जाएगा। लॉ हैज़ इवन गिवन इस रेमेडी। आपका एक लैंडमार्क जजमेंट है विच इज़ अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें अरेस्ट का ऑप्शंस बंद कर दिया गया। इफ़ यू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, आपको ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एज अ लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ये बोला गया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा इन अ मैट्रिमोनियल मैटर एंड इट हैज़ बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम दोज थिंग। अब कमिंग बैक टू कि अगर कोई नए शादी करते हैं तो उनको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। पहले तो जिससे आप शादी करो, पहले थोड़ा सा उसका जांच पड़ताल करो, उसकी आदतें कैसी है, क्या तुम उस आदतों से मैच कर। आजकल लोगों की बहुत अलग अलग शौक़ है, क्या तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारे फैमिली का माइंडसेट उस लेडी के साथ बैठ रहा है। वो भी अपने घर छोड़ के आ रही है, जहाँ पे 16 साल या 20 साल या 22 साल जब तक वो रही, वो अपने तरह से रही है, क्या तुम उसमें मैच कर पा रहे हो। वैसे ही आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ड्राइंग रूम में एक मोशन सेंसर्ड कैमरा होना चाहिए। एटलीस्ट कैमरा इज फॉर सेफ्टी फॉर बोथ ऑफ अस। ओके, नो इश्यू ऑन दैट। वो प्राइवेसी पे नहीं आएगी मतलब बात। अब प्राइवेसी वहाँ आती है जब फ़ोन में कैमरा है, तो प्राइवेसी किस बात का। हाँ, जो प्राइवेसी एक्चुअल में जो एज पर द लॉ है बाय बुक्स, वो है आपका वॉशरूम एंड आपका बेडरूम, जहाँ आप कैमरा इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे आपका वो है हॉल रूम है, वहाँ पे एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे बाहर के लोग भी आते हैं, वहाँ बैठते हैं। पर बाहर के लोग जब आते हैं तब वो बेडरूम में नहीं जाते हैं, राइट। एंड वॉशरूम एनीवेज इज आउट ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके ज़रिए एटलीस्ट सेफ्टी फॉर द वुमेन भी है, कोई अगर वारदात हो तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। उस सेफ्टी फॉर द मेंस एंड देयर फैमिली ऑल्सो है। या कुछ हुआ, कभी बच्चे अकेले रह जाते हैं, उसके लिए भी सेफ्टी है। कभी एजेड लोग रह जाते हैं घर में, तो आपको एक्सेस कहीं से भी आप बैठे हो, डिजिटलाइजेशन का यूज़ करके आप बेहतरीन से बेहतरीन अपने वर्ल्ड को छोटा बनाते हुए, अपने को सिक्योर करते हुए आप चल सकते हैं। सर एक मुझे फ़ोन आते हैं, मतलब स्पेशली सर मुझे डायरेक्ट अरेस्ट वारंट निकला है, मैं क्या करूँ, मुझे पुलिस स्टेशन से बुलाया है, पुलिस स्टेशन में आओ, अरेस्ट वारंट है। तो अभी इस सिचुएशन में उसको जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में कि नहीं जाना चाहिए, या तो फिर वकील को साथ मतलब लेके जाना चाहिए, क्या मतलब क्या करना। पहले तो अरेस्ट कई बार मैंने देखा है कि ऑर्डर्स बहुत गलत निकल रहा है। जैसे डिस्ट्रेस वारंट में रिसेंटली आज एक मैटर आया मेरे सामने, वो पुणे के आसपास का ही लोकेशन का मैटर था, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी द ऑर्डर। डिस्ट्रेस वारंट में कभी भी अरेस्ट का ऑप्शंस नहीं होता है, पर उसमें अरेस्ट का ऑप्शन था। एंड वो इंसान 23 घंटे तक ही वॉज इन दी कस्टडी। जब आप कस्टडी में किसी को लेते हो, तो अगर मेरे पास 1% भी अगर चांस है कि हस्बैंड वाइफ को मिलाने का, वो भी खो देता हूँ। कैसे चलेगा। आपका अरेस्ट वारंट निकला है, आप कोऑपरेट करो विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन, वो भी एक इंसान है, चाहे वो मर्द के रूप में है चाहे वो लेडीज़ के रूप में है। उस इन्वेस्टिगेशन के साथ उन इन्वेस्टिगेशन को कोऑपरेट करो, बट पहले चेक करो कि क्या वो वारंट सही निकला है। अगर ऐसा ऑप्शन है, इमीडिएटली आप अपने काउंसिल से कनेक्ट करो और उसको कोर्ट में एटलीस्ट उसको चैलेंज करो फॉर कैंसलेशन ऑफ द वारंट। सर बहुत बार क्या होता है कि जैसे अभी ये पैनिक हो गया, बंदे को फ़ोन आया कि भाई आप पुलिस स्टेशन में आ जाओ, आपके ऊपर वारंट निकला हुआ है, अरेस्ट वारंट है। तो ये पैनिक होके वकील को फ़ोन करते हैं, तो वकील बोलते हैं कि आप जाइए उधर पुलिस स्टेशन में जाइए और मुझे वहाँ से फ़ोन कीजिए। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मतलब जाना चाहिए? आप मेरे साथ इस बात पे अग्री करेंगे कि हमारे देश ब्राइवरी में काफ़ी अच्छे रैंक होल्डर है। यस। एंड इट्स नॉट दैट कि ये कंट्रोलेबल नहीं है।
जब तक हम सोसाइटी सुधरेगा नहीं, चीज़ें ऐसे ही होती रहेगी। जहाँ हम लाइन बचाने के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा दे के आगे बढ़ जाते हैं, वहीं से हमारा करप्शन अपने आप में शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मेहनत करके अगर हम वेट करते हैं, टाइम देते हैं, तो शायद अपना हमारे एथिक्स पे अगर कंट्रोल रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप रुक जाएगी। बट इन जगह पे, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू एवरीबडी, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कुछ गलत लोग सही जगह बैठे हुए हैं, जिस वजह से ये सब चीज़ें आती है, जबकि ऐसा कोई ऑप्शंस होता ही नहीं है, स्पेशली इन द मैट्रिमोनियल मैटर में। आप अगर ये सोचो कि अगर एक हस्बैंड की नौकरी चली गई तो मेंटेनेंस कहाँ से भरेगा? आपको फैमिली चलानी है, या उसको एक्यूज घोषित करके एक क्रिमिनल बना के आपको क्रिमिनल पैदा करना है? एक इंसान जब पैदा होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है, मिट्टी तो होता है, जैसे समाज बनाएगा वो वैसे बनेगा। आपको क्या करना है? क्या आपको एक मिट्टी से एक क्रिमिनल पैदा करना है, या एक जिम्मेदार इंसान पैदा करना है? ये सही बोला, लॉज, ये एकदम जितने सही भी बोला, लॉज एकदम हैं, सही। ये लॉज उनके लिए नहीं बनी थी जो जिसके हाथ पैर सलामत हो, एकदम सही। जिसके पैर सलामत हो। ये लॉज उनके लिए बनी गई थी जो एक्चुअली Actually, में प्रॉब्लम में है। और problem में, yes. अनफॉर्चुनेट टू सी फॉर लास्ट Nice. 15 ईयर, जब मैं इस प्रैक्टिस में हूँ, जहाँ मैं पिटिशन पर्सन भी था एक टाइम पे, आज से मैंने लॉ पढ़ा, देन आई बिकेम द एडवोकेट। तो उस टाइम पे मेरे को ये लगा कि चीज़ें कहाँ पे ख़राब हो रही है। चीज़ें ख़राब एक्चुअली वहाँ हो रही है जहाँ पे ये जो मेजर नंबर केसेस है ना, वो कभी भी कोर्ट के सामने नहीं आ रही है। आ कौन रहा है? जिसके पास लॉयर करने की कैपेसिटी है वो लेडीज आ जाती है, जो एजुकेटेड है वो लेडीज आ रही है, और जो एक्चुअल जिस एंड पीड़ित आ रही है इन चीज़ों को करने में, और वो आ नहीं रही। वो आ ही नहीं रहा। एंड क्या हमारे मम्मी या बहनें, दे आर नॉट द लेडीज? इफ यू आर अ लेडी बीइंग अ वाइफ ऑन द अदर एंड, यू आर ऑल्सो अ sister or somebody. You may be playing a role of some other relationship. Right. May not be a wife at that point. पर आपके भाई के साथ अगर ये पोजीशन हो तो आप क्या करोगे, जहाँ पे आपका नाम इन्वॉल्व हो? ऐसा हुआ है। कर्मा, यस what you do, everything is Yes. there. सर, मैं आपको वापस से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो बंदे को फोन आया है, उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो आपने बताया नहीं एकदम प्रॉपरली। अगर मैं टू बी रेस्ट्रिक्टेड पोजीशन बोलूँ, हाँ। उसका 2 वे है ज्वाइन करने का। आज का डिजिटलाइजेशन है तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करके उससे बात करना चाहिए कि एटलीस्ट ही हैज़ अ राइट टू नो कि किस प्रोविजन में मेरा वारंट इशू हुआ है। पुलिस को वो वीडियो कॉल करने का Yes. ये है उसमें? बिल्कुल है। आजकल when there is a camera, when there is a digitalization, when there is cameras everywhere, इवन पुलिस स्टेशन पे भी कैमरा होना चाहिए। अगर आपके पास कैमरा नहीं है, आप किसी को वहाँ पे बुला नहीं सकते। ऐसे प्रोविजन दिया है सर? यस, पुलिस इवन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि आप हर एक थाने में अच्छा कैमरा इंस्टॉल्ड होना मैंडेट है। Mandate. हर एक कोर्ट में, कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर भी कैमरा होना मैंडेट है। बट इज अनफॉर्चुनेट सी आफ्टर ट्रैवलिंग महाराष्ट्र, आफ्टर ट्रैवलिंग राजस्थान, आफ्टर ट्रैवलिंग बिहार, वेस्ट बंगाल, आई फाउंड कि अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर, अभी फॉर एग्जांपल, अभी सपोज मैं हूँ, अगर मुझे बोला गया है कि भाई तेरे ऊपर 498 पड़ी हुई है, तेरे कंप्लेंट आई हुई है, यू हैव टू विजिट दिस सो एंड सो पुलिस स्टेशन, और मैं उनको बोल रहा हूँ सर वीडियो कॉलिंग पे आओ, तो मुझे गाली देंगे ना वो तो नहीं, वीडियो वही तो कॉलिंग पे उनको आओ। बोलना है कि हाँ। मेरा दिस मैट्रिमोनियल है, मैटर है, हाँ, इसमें अरेस्ट का ऑप्शन नहीं है। आप मुझे अच्छा। वहाँ बुला के क्या चाहते हो, क्या करना? अच्छा। आपका क्वेश्चन है, आपका इन्वेस्टिगेशन आप मैं ज्वाइन करूँगा। BNS पे भी BNS जो हमारा नया हमारा कानून है, उसके अंदर भी इसका प्रावधान बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि आप कुछ भी करेंगे, आप ज्वाइन करो। मैंने कभी मना नहीं किया कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करेंगे या आप कॉपरेट नहीं करेंगे आईओ को। आप कॉल करेंगे एंड आईओ इज ऑल्सो ड्यूटी बाउंड आपके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने में, तभी वो एक प्रॉपर रिपोर्ट, चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट या अपना जो आपका प्रोटेक्शन DIR रिपोर्ट्स होते हैं वो प्रॉपर सबमिट कर पाएगा। आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी सम टाइम उनके कॉज एक्शन कहीं पे और होता है, मैटर कहीं और चल रही होती है, वहाँ पे पुलिस जाके इन्वेस्टिगेशन शायद करती भी नहीं है,
वो वहीं थाने में बैठ के अपना सारा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ना उनका लॉन्गिट्यूड आता है ना उनका लैटिट्यूड आता है। वो ये भी बात भूल जाते हैं कि मैं उसका मोबाइल टावर लोकेशन निकाल के ना उसकी पूरा ऊपर से नीचे तक सारे स्टेप बाय स्टेप कहाँ गया, किस वजह से गया, किस पोजीशन में थी, सब कुछ निकाला जा सकता है। अच्छा, ये तो वर्ल्ड इज वेरी शॉर्ट नाउ। अलाउ है ये सब। यस ऑफ कोर्स, इट इज द प्राइमरी एट द मोमेंट, प्राइमरी एविडेंस की तरह कैलकुलेट होता है। सो कमिंग बैक टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड कि हमें ज्वाइन करना नहीं चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यस वी शुड बी ज्वाइनिंग बट टेकिंग प्रॉपर measures. And the measures which I'm talking about is protected under Article 21 of the Constitution of India. एकदम बराबर। आप भागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं। you will not run away. तो बहुत सारे वकील जो है वो बोलते हैं कि आपके ऊपर वारंट निकला हुआ है, जब तक चार्जशीट नहीं होती है, जब तक जो 498 है वो जब तक कोर्ट में नहीं जाती तब तक आपको मतलब ये क्या बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल करनी चाहिए, ऐसे कुछ है क्या? पहले होता था ऐसे, पर जब से अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट आया है विच टॉक्स अबाउट 41A CRPC, उसमें आपका एंटीसिपेटरी बेल का पोजीशन बहुत क्लियरली डिफाइंड है। एंटीसिपेटरी बेल की इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं है। आपका FIR रजिस्टर होते ही पुलिस का ये उद्देश्य नहीं होता है कि आपको अरेस्ट करे, उसका पर्पस ये है कि 41A का नोटिस देगा विद इन 14 डेज, उसके बाद नहीं। 14 डेज के अंदर आपको बोलेगा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। आप सोचिए ना, 498 तो खाली विद इन स्टेट नहीं होता है या विद इन सिटी नहीं होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है हस्बैंड इज इन इंडिया एंड दी वाइफ जो है शी इज इन ऑस्ट्रेलिया बट शी हैज फाइल्ड अ केस इन इंडिया। अच्छा, इसका क्रॉस वर्जन भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है वाइफ इज इन इंडिया एंड हस्बैंड इज समवेयर इन कनाडा ऑल्सो फॉर, और उसका मैटर यहाँ चल रहा है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर पाएगा इन दैट केस पे? तो कैसे करेंगे वो ज्वाइन? हर बार क्या वो ट्रैवल कर पाएंगे वहाँ से इधर आना? इवन लुकअप नोटिस भी, रेड कॉर्नर नोटिस भी, ये सब भी कैंसिल कर दी गई। सर और एक क्वेश्चन है सर, जैसे अभी हम लोग ये अपना क्या बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल जो है वो लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हम लोग गुना जो है, मतलब जो क्राइम जो है वो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये भी ऐसा है क्या कि मतलब ये मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसा कुछ है? सर्टेन एक्सटेंट जहाँ पुलिस को आपको चार्जशीट से बाहर रखने का ऑप्शन था, एंटीसिपेटरी बेल लेते आप उस ऑप्शन को ख़त्म कर देते हैं ना। जबकि 41A का जब नोटिस का ऑप्शन है तो वाई एंटीसिपेटरी बेल? अगर आपको कोर्ट से समन आता है यू कैन गो फॉर अ रेगुलर बेल। वो पहले था ना, अभी पहले नहीं था, अभी हो गया। जब से अनिश कुमार का जजमेंट आया, मेरे टाइम नहीं था। हाँ 2013 में नहीं था, तब नहीं था, तभी मेरे को इसलिए एंटीसिपेटरी आया 2018-17 आसपास पे, तो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि देयर इज अ लीगल एक्ट ऑफ टेररिज्म, मिसयूज ऑफ द लॉ। एवरी लॉ इज मिसयूज्ड, कैन बी मिसयूज्ड आल्सो, बट देयर इज अ रेमेडी एट द सेम टाइम। कोर्ट कोशिश करती है, टॉप कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री, सुप्रीम कोर्ट बार बार कोशिश करती है, रातों रात दिन बैठ के रिसर्चर बैठ के रात दिन कोशिश करते रहते कैसे हम समाज को रोके। बट इट्स वेरी विद गिविंग ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू आवर ऑनरेबल जजेस इन द ट्रायल कोर्ट, sometimes they are worried by the act of the special public or prosecutor इनके मैटर में, जैसे उन्होंने अपना पद का गलत इस्तेमाल करते हुए, गलत चीज़ें करते हुए जजेस के ऊपर कंटिन्यूअसली एक कंप्लेंट डालना। प्रेशर किस लिए? जस्ट टू क्रिएट अ प्रेशर। वकील खड़ा होता है उसके ऊपर लग जाना, क्यों? अब तो कोर्ट चलने ही नहीं चाहते, अब तो चाहते ही नहीं कि ये अपीयर हो, आप खुद चाहते हैं कि ये भगोड़ा हो जाए, ये मर जाए, हमें सब कुछ मिल जाए। अच्छा, क्योंकि आपने अनलॉफुली बहुत काम किया है, आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, आप सामने खड़े हो गए, क्या एविडेंस? आज 13 years में यू कुड नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट हिम, एंड इट इज अ सेटल्ड लॉ विच सेज कि बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन, assumption, suspicious, how strong it may be, cannot be take place of the evidence. क्या इतना मुश्किल था एविडेंस लाना? अगर एक्चुअली में घटना हुई होती है, एविडेंस ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, एविडेंस बाय डिफॉल्ट वहाँ पे होता है। आप क्रिएट कर रहे हो चीज़ों को, आप चाहते थे कि ये मर जाए इंसान, ये दूसरा अतुल सुभाष वाला केस हो रहे हैं, आप बार बार शायद अपने प्रेज में रखते थे कि मर जाए मर जाए मर जाए, कुछ ना, आप एक बच्चे से उसका बाप का रिश्ता ही हटा दिया आपने।
आप एक बच्चे को भी जीत सकते हो, नॉट बाय वे ऑफ लिटिगेशंस, बाय वे ऑफ लव एंड अफेक्शंस, विच इज़ नॉट ऑलवेज मनी, इट कैन ऑल्सो बी इन अ डिफरेंट वे। एक बाप का सपोर्ट होना, एक माँ का सपोर्ट होना, तभी एक फैमिली सिस्टम बनती है। कैसे आपने उस चीज़ को, आप एज अ प्रेजेंट पब्लिक प्रोसेस हो के अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, आई एम सॉरी। सर, कमिंग बॅक टू यू, तुम्हाला तुमच्या मुलाला भेटता येतं तुम्हाला? मला भेटायचा आता तो माझा मुलगा मला बघून शिव्या देतो, हा काळू भिकारी आला, तर काय भेटायचं त्याचे भेटायचं मला, म्हणजे कुठल्या तोंडाने त्याला भेटायला जाऊ आणि कुठलं काय करू. तो कोर्टात पण कोर्टात सांगतो आता तुला 5व्यांदा तुला जेलमध्ये जायची तयारी कर. मुलगा बोलतो? माझा मुलगा म्हणतो. 4 वेळा आता 12 वर्षाचा मुलगा आहे माझा, आणि तो असा म्हणतो मला. मग मी कुठल्या ह्याच्याने भेटायला जाऊ त्याला, आणि भेटायची माझी इच्छा मग कशी करू म्हणजे. अच्छा. आणि मग तुम्ही तर राहता कुठे सर? आता मी माझं घर स्वतःचं माझ्या आईचं घर आहे. आईचं घर असून माझ्या मिसेसनी तिला एक रूम आपल्याला दिला होता. एक रूम जेव्हा ती प्रेग्नंट होती तेव्हा पहिली, ती पण एक्सपर्टी ऑर्डर घेतली होती. कोर्टावरती प्रेशराईज केलं होतं जजवरती, आणि ती ऑर्डर घेतली होती. तेव्हाच रेसिडेन्शियल ऑर्डर ती 3 मे 2013ला घेतली होती. त्यात तिने तेच की मला एक रूम पाहिजे. तिला तेव्हा कोर्टाने प्रेशराईज केलं की मी प्रेग्नंट आहे, मी काय झालं माझ्या मुलाला तर तू कोर्ट जबाबदार ठरेल असं करून त्यांनी प्रेशराईज करून तिने एक रूम वापरायला घेतली. आता 1 BHKचा फ्लॅट आहे. 1 BHK म्हटलं एक रूम तिला वापरायला देण्यास कोर्टाने सांगितलं, आणि त्यातलं स्वयंपाक रूममध्ये जेवण करायला तिला परमिशन देण्यात आली. पण तिने काय केलं, ती 13 वर्ष झाली ती तिकडे हात पण नाही. तिने पूर्ण घरालाच लॉक लावून ठेवलं आहे. ती स्वतःच्या माहेरी दादरला राहते, आणि तिकडे राहून इकडे हे करते, आणि त्यामुळे ते लॉक लावल्यामुळे मी घराच्या बाहेर झोपतो. घराच्या बाहेर मोकळी जागेत झोपत होतो. आता तिकडे पण मी झोपू नये म्हणून अंडी फोडून फेकणे, कचरा टाकणे, पाणी टाकणे, गम टाकणे असं करत होती. आणि नंतर असे एवढी तिचे म्हणजे एवढं हे झालं, हद्द झाली तिची, की मी झोपायचं तिकडे तिने ग्रिल लावलं, बॉक्स ग्रिल. मग मी तिकडे झोपू नये. अरे बापरे, एवढं झोपू नये. मग त्यामुळे मग आमचं असं खाली बैठक आहे, त्यामुळे अजून पुढे समोर जागा होती, तिकडे झोपायला लावलं. तर तिकडे पण तोच प्रकार केला, आणि परत तिकडे पण तिने ग्रिल लावलं. पण तुमच्या घराला तिने लॉक लावलं तर तुम्ही घरी जाऊ शकता ना? मी घरी जाऊ शकतो, पण त्याच्यावरती ती काहीतरी अजून करेल. त्यामुळे मी घरी पण मी ते घाबरतो की काय अजून ते. आणि तिने त्याची हद्दच झाली की तिने कॅमेरे लावले. तिने ते असे कॅमेरे लावले की जे म्हणजे लोक क्रिमिनलला पकडायसाठी जे कॅमेरे लावतात, जे साऊंडवाले आणि पूर्ण 360 डिग्रीमध्ये फिरणारे. बापरे. 360 डिग्रीमध्ये फिरणारे अँगल, म्हणजे तुम्ही ज्या डायरेक्शनला तुम्ही चालत जाल त्या डायरेक्शनला तुमचा सेन्स होऊन तो कॅमेरा फिरतो. आणि त्याच्यातून ती तिकडे बसून दादरला ती माहेरी बसून तिकडनं ती शिव्या देते मला. माझ्या सोसायटीनं पोलिसांचा सायरन वाजवते. पोलिसांचा सायरन म्हणजे लोक घाबरावी. रात्री झोपत नाही. माझ्या बाजूला सिनियर सिटीजन राहतात, दोन्ही साईडला सिनियर सिटीजन आहे. त्या सिनियर सिटीजनला एवढा त्रास होतो, दचकून उठतात ते रात्री काय एकदम सायरनचा आवाज आला तर. तिकडे कुत्रा मांजर काही गेलं तरी त्याचा कंप्लेंट वगैरे केली त्यांनी कंप्लेंट, पण त्यांच्यावरती पण ॲलिगेशन केले. म्हणजे त्यामुळे जो कंप्लेंट करेल, जो काय करेल, पोलीस पण शेवटी पोलिसांना बोलवलेलं 3-4 ते पोलीस फक्त येतात, बघतात, आणि ते म्हणतात तुम्ही आता तुमचं नवरा बायकोचं मॅटर आहे, त्यामुळे आम्ही पण काय करू शकत नाही. पण ते NC घेतात, पोलीस डायरी बनवतात, पण ते म्हणतात की तुम्ही कोर्टाकडे न्याय मागा असं म्हणतात. त्यामुळे पोलिसांना काय हे करतात, पोलिसांवरती पण पोलिसांची पण कंप्लेंट करते, DCPची पण कंप्लेंट करते. कंटेम्प्ट टाकलेत माझ्यावरती, DCPवरती, माझ्यावरती, माझ्या एम्प्लॉईवरती. मी एम्प्लॉयरवरती म्हणजे मी त्यांच्याकडे काम करतो BSTमध्ये. माझ्यावरती 2 मॅजिस्ट्रेट, माझे 2 वकील यांच्यावरती कंटेम्प्ट टाकले हायकोर्टात, सिव्हिल कंटेम्प्ट. त्यामुळे सगळेजण तिला घाबरतात असं झालेलं आहे. तुम्ही अजून पण बाहेर झोपता, पाऊस अजून पण आता मी बघा जेलमध्ये सुटून आल्याबरोबर झोपायला लागल्याबरोबर तिने ते सगळे कॅमेरे हे लावले. त्यामुळे मी पुढे असं जिकडे जागा मिळेल तिकडे झोपतो.
आता तर पाऊस सुरू आहे, तर तेच आता मी काय करायचं मलाच समजत नाही आहे. माझं डोकं मला कधी कधी असा विचार येत होता पहिला की मी आत्महत्या करावी, पण माझी आई, माझे वडील, मी मागे जेलमध्ये असताना माझे वडील वडील 15 दिवसातच माझे वडील वारले. त्यांना धक्का एवढा बसला, ते आई म्हणायची, मी सुटून आल्यानंतर आईचं बोलायला पण मला नव्हतं, त्यामुळे मी काय करू मला काय सुचत नव्हतं. तेव्हा मला 1 दिवसासाठी फक्त अग्नी द्यायला घेऊन आले होते. 1 दिवस पण नाही, रात्री घेऊन आले 8-9 वाजता आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी पहाटे 4 वाजता मला परत जेलमध्ये ठेवलं. तर तेव्हा आई म्हणाली तेव्हा मी अग्नीला गेलो तेव्हा म्हणजे माझ्या वडिलांना मी हिरो म्हणायचो. तर ते तुझे एकसारखे असे अभय आला का असे हे करायचे, असे विचारायचे. एवढी माझी परिस्थिती एवढी कमी झाली. आणि आता पण मी तेच, आता मला घराला यायला झोपायला जागा नाही. आता मी काय करू, मला आता पाऊस आता चालू व्हायला, आता 2 दिवसात पाऊस येईल कधी, काय करू मला काहीच सुचत नहीं. सर ये ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये तो खुद के घर पे जा सकते हैं ना, अंदर तो ताला वाला खोल के खुद का घर है, कोई भी ताला लगाएगा तो एक्चुअली दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. अच्छा, पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑर्डर कुछ और, उसको समझा कुछ और, एग्जीक्यूट कुछ और. फर्स्ट थिंग इज दैट कि उसमें लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट रूम, उसमें इंडिपेंडेंट हाउस नहीं लिखा हुआ है. सेकेंड थिंग इज़ जो बहुत ही वो लग रहा था कि सायरन यूज़ करना. अच्छा, टू एन एक्सटेंड कैमरा मैं फिर भी बोलता था मे बी फॉर द सेफ्टी इट्स ओके, बट सायरन कैन बी यूज ओनली बाय द पुलिस, एम्बुलेंस एंड फायर ब्रिगेड देयर फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन के लिए. यू आर क्रिएटिंग अ नॉइज पोल्यूशन. Furthermore, who has given you that right to use siren being SPP? Just see the kind of abuse of a law wife and her sister is doing. वो प्रूफ है वो सायरन यूज किया करके? तो वो पुलिस ने भी सुना है रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में. तो उन्होंने कुछ एक्शन लिया पुलिस ने? फिर पुलिस ने एक्शन लिया. मीन्स पुलिस ने उसका एक लेटर लिखा, उसने एक लेडी PI उनके ऊपर भी एलिगेशन किया. उन्होंने उनको भी एक धमकी दिया, क्या तुम ऐसा कैसा आप बात करती है. तो उन्होंने उनको उनका नाम पूछा, तो उन्होंने बोला ये देखो मेरा ये नाम, ये देखो देख लो मेरा प्लेट, और क्या करने का वो करो. अच्छा. उन्होंने अभी उनका भी CM के पास कंप्लेंट किया, चीफ मिनिस्टर का उधर ईमेल भेजा पुलिस का, मेरा और उनका PI का. पुलिस का चीफ मिनिस्टर के पास कंप्लेंट किया. हाँ. आई एम वेरी सरप्राइज कि अंदर जो चीज़ें हम सबके सामने आ रही है, आप खुद सोचो. इट्स अ 498 मैटर, ओनली अ मैट्रिमोनियल मैटर, कोई मर्डर मैटर नहीं है, कोई हीनियस क्राइम इन्वॉल्व नहीं है. आप किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो? व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्ट? व्हाट इज़ योर इंटेंशन? क्या आपको प्रॉपर्टी लेनी है इनकी पूरा पैसा लेना है? आपने PF अमाउंट से गलत तरीके से पैसे विड्रॉ किए, दैट इज ऑल्सो रॉन्गफुल ऑर्डर. आपने सप्रेशन किया, दैट इज ऑल्सो देयर. आई थैंक्स टू वन ऑफ द जज जिसने हिम्मत करके इनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल किया बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मुंबई. अरे वाह. एंड वो मैटर दबी हुई है बिकॉज उसको कोई बाहर नहीं निकल रहा है. Okay. Thanks to that God, at least I got the opportunity, at least maybe after going through couple of cases. And मैं आपको एक चीज़ बताते हुए ना अपने आप को रोकूंगा नहीं. That she has a chapter cases against her. There are antecedents against her wife, against his wife, and उनके sisters के against पे भी. There are chapter cases, there are NC cases. उन्होंने वो क्रिमिनल CR भी है. Couple of criminal cases are also registered. And very unfortunate. अभी वो केस दबी हुई है, चल नहीं रही है, विच मीन्स सी वॉट काइंड ऑफ पावर शी इज यूटिलाइजिंग अगेंस्ट हर, मिसयूजिंग द पोजिशन. एंड दैट इज बीन एडमिटेड बाय द न्यूज़ पेपर्स, दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द मीडिया टीम ऑल्सो. दैट न्यूज़पेपर में आया है? हाँ बिल्कुल. कौन से न्यूज़पेपर में आया है? इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के वाइफ के ऊपर जो 2 साल से डिलेइंग टैक्टिक खेलने का जो ऑप्शन है, दैट इज बीन एडमिटेड बाय द मीडिया ट्रायल.
टाइम्स ऑफ इंडिया, Even that is been Prepress admitted Journal. that is SPP होते हुए how she has misused the position by using the siren. अरे what is this emergency? कोई इंदिरा गांधी का टाइम जब आपने वो लगा दिया सायरन. आजकल तो मिनिस्टर्स भी सायरन यूटिलाइज नहीं करते हैं. तो ये गुनाह है ना, आप ऑफिस कौन हो? है, हाँ. हु आर यू? अंडर एडवोकेसी एक्ट 1961 क्या ये सारी चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर. What is your responsibility towards society? If you are not aware of that, then I'm sorry to say that you are not an advocate. तो आपने सर ये जो पोजीशन है उनकी, वो जो ये चेंज करो, ये ऐसे कुछ किया है आपने, कुछ उसमें मंत्रालय वगैरह गए हो कैसे आप? मंत्रालय में जाके आया मैं. मंत्रालय से उसका एसपीपीशिप उसने रिवोक किया, लेकिन फिर से उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन किया. उसके लिए भी मी गया था उधर, मी गेलो होतो तिकडे. पण तिकडे ते लोकांनी काय सांगितलं की काय आमच्या हातात आहे, आम्ही काय करायचं ते करू शकतो. अच्छा, असं ते म्हणाले. असं म्हणाले. हां, मग त्याच्यामुळे मी काय आता बघूया आता काय होतं ते. त्या आणि ॲक्च्युली काय आहे, पूर्ण लॉ ती सगळ्यांना प्रेशराईज केल्यामुळे सगळे घाबरतात. ती रडते, प्रेशराईज करते, हे करते, त्यामुळे सगळे घाबरतात आणि त्यामुळे सगळे तिलाच फेवरतात. आणि आतल्या कायदाच असं केलेलं आहे की लेडीजच्या बाजूने सगळे कायदे केलेले आहे, ते मिसयूज करायचं. पण जिकडे तेच सांगतात. आता ते म्हणाले सर की जिकडे पाहिजे तिकडे तो कायदा लागूच होत नाही, जिकडे नाही पाहिजे तिकडेच कायदा लागू होतो. ज्यांना पैसे पाहिजे असतात तेच सगळे कायदे काही करतात, असं झालेलं आहे. सर इनका स्टेटमेंट क्या सही है क्या? सब कायदे जो है, कानून जो है वो लेडीज के साइड में ज़्यादा है, झुका हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? अगर मैं ठीक से देखूं, लॉ के पर्सपेक्टिव से बात करूं, कानून ये नहीं कहती है पूरा लेडीज़ डिफेंडेंट, लेडीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करती, वो समाज को प्रोटेक्ट करती है. लॉ इज़ फॉर द सोसाइटी. वो हस्बैंड को भी प्रोटेक्ट करती है, वाइफ को भी प्रोटेक्ट करती है. बट उसका इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो कुछ हमारे रेस्पेक्टेड लोग उन्होंने गलत तरीके से किया है, जिस वजह से हमने लॉ को गलत तरीके से समझा है. अगर हम समझ ही नहीं रहे लॉ को सही तरह से, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? तो आप बोल रहे हैं ये जेंडर न्यूट्रल है. अब अगर मैं देखूँ तो हमारे देश में जो लॉ है उससे बेटर लॉ हो ही नहीं सकता. हाँ, वो तो बराबर है, लेकिन उसका मिसयूज करते. बट द क्वेश्चन इज, जो लॉ को समझते हैं, जैसे वकील जिनको लॉ समझना चाहिए, जो जुडिशरी है, जजेस है, उनको भी लॉ पता है. अगर किसी को लॉ पता नहीं है, वो है लिटिगेंट्स. ओके. उनको कैसे समझाना, आपको समझाना पड़ेगा. आप जब जजमेंट लिखते तभी भी समझाते हैं उनको. कैसे आप उस नतीजे पहुँचे कि मैं ये जजमेंट, जिसे कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर. अनफॉर्चुनेटली बहुत जगह मैंने देखा नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है. नो, आई डिड नॉट इंक्लाइन, dismissed. Why? You have to give, that is against the constitution, it is against the law. आप जज हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. यू कैन नॉट बी एन अंपायर ऑफ द गेम. आपको अंपायर नहीं बनना है कि कोई मैच चल रहा है, बॉल आया, वो आउट मांगा तो आउट. आप अंपायर नहीं हो. आपका जुडिशियल माइंड है, आपको इस्तेमाल करना है. सर लेट मी रिमाइंड यू सर, ये 4 बार जेल जाके आए, फिर भी आप भी स्टेटमेंट दिया कि लॉ ये जेंडर बेस्ड नहीं है. कि अब मैं उस पर आता हूँ. एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि लॉ, उसी लॉ के अंदर एक्स पार्टी का ऑप्शन है, इसका 174A प्रोक्लेमेशन का कोई रोल है ही नहीं. बट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सी कि DV एक्ट के अंदर इनके वो प्रोक्लेमेशन हुआ है. ओके. अब आप किसको गलत बताओगे? अगर 82 सब क्लॉज 4 हम रीड करें, वहाँ पे ऐसा कोई सेक्शन 498 का सेक्शन है ही नहीं. तो फिर ऐसे क्यों ऑर्डर? यही तो मैंने कहा, या लॉ सब कुछ प्रॉपरली बनी हुई है. उसको इंटरप्रेट करने के बारे में जो हमारे जजेस है या जो वकील साहब, जो क्या वो सही तरह से चीज़ें बोल रहे हैं? हम लॉ को गलत मानते हैं, हम इंसान को गलत नहीं मान रहे हैं. आज भी इंसान गलत है जो लॉ को ठीक से पढ़ा नहीं है, ना समझा है, ना समझाया है. एक बच्चे को आप मुझे बताओ, वो तो एक मिट्टी है, जब वो पैदा होता है कुछ भी नहीं पता होता. अगर समझाने वाला कौन है? उसके ऊपर के लोग हैं जिनको पता है, जो मैच्योर ब्रेन है. राइट. क्या वो उस बच्चे को सही से समझा रहा है कि है क्या लॉ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए?
अगर वही गलत चीज़ें सिखाएगा तो बच्चा तो गलत माइंड सेट लेके पैदा होगा। तो सिर्फ दिमाग का ही तो खेल है। बाकी अगर इंसान का सिर उड़ा दो तो हाथ पैर ये सब तो सबका लगभग सेम ही है। सिर्फ दिमाग की तो है, तो इंसान को बोलता है ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये गलत है, ऊपर जाना नीचे जाना। एक माइंड ही तो है जो कंट्रोल करता है। सर जैसे अभी एक कोई भी महिला है, उसने केस किया, ठीक है, तो और उसका जजमेंट आया कि भाई ये केस झूठा है, ऐसा वैसा, तो उस महिला को कुछ शिक्षा होती है? कुछ ये शिक्षा करने वाला काम तो जुडिशरी की है कि वो 340 पर्जरी का ऑप्शन है हमारे पास। जी, पर्जरी क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा? सॉरी, पर्जरी क्यों नहीं रजिस्टर हो रहा है? रेज हो रहा है। अच्छा, 340 सीआरपीसी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इन लॉ है, जो कहता है कि अगर झूठ बोल के कोर्ट पे पास आए हो विद अ अनक्लीन हैंड, यू हैव नो राइट्स टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट। इनफैक्ट मैं बोलता हूँ उनके केस को ना ऐसे उठा के ना फेंक देना चाहिए। यू कम टू द कोर्ट विद एब्सोल्युटली क्लीन हैंड। आपने गंगा को मैला कर दिया अपने आप को पवित्र रखने के लिए, पर उसके साथ साथ आप भी मैले हो गए, पर गंगा साफ नहीं कर पाए आप भी। सर आज तक आपने ऐसे देखा है कि आपने तो बहुत सही बोला सर, बहुत अच्छा बोला सर, वेरी गुड। और सर मुझे ये कहना है कि आपने ऐसा कुछ देखा है कि परजुरी के इसमें उसके कुछ शिक्षा हुई है उस महिला को, या कुछ ऐसे कुछ हुआ है? दिल्ली कोर्ट्स ने बहुत जगह पे उसको रिकॉग्नाइज किया है, एंड उन्होंने एक एग्रीमेंट्स मुंबई के कुछ मैटर्स में भी था, एंड इट्स अ वंडरफुल जजमेंट। इवन जजेस ने ये बोला है कि कंप्लेन जब आती है मैजिस्ट्रेट साहब के पास, उस कंप्लेन में ये ढूंढो इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ ट्रूथ और इज अ क्लेवर ड्राफ्टिंग ऑफ एन एडवोकेट। यस, ओके, एकदम। आई हैट्स ऑफ टू दैट जस्टिस नवीन। आपको बहुत खुशी होती है। शिव नारायण ढिंगरा, वंडरफुल जज। उनका नीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जजमेंट में क्या वंडरफुल चीज़ें लिखा है। उन्होंने ये बोला कि जब आपकी शादी हो रही थी तब अगर हस्बैंड ने या हस्बैंड की फैमिली ने आपसे कोई डिमांड रखा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, उस समय एज अ ह्यूमन आपने क्या किया? समथिंग ऑल अनलॉफुल चीज़ों पे आपने उसमें एक्सेप्ट किया और शादी कर ली। आज उस बंदे ने गाड़ी और घर मांगा, कल कुछ और मांगेगा नहीं, इसकी क्या गारंटी है? तो आपने लॉ को फॉलो करते आपने क्या किया? आपका रोल क्या था? कंप्लेन करना, उसका अरेस्ट कराना, पर आपने किया। तब तो आप हंसी खुशी दे दी है। आज जब डिस्प्यूट हुआ आप आ गए। सिमिलरली इन अ लिव इन रिलेशनशिप में आपका कंसेंट था घूमना, आपका कंसेंट था एटीएम में जाके पैसे विड्रॉ करना जहाँ पे कैमरा लगी हुई है, आपका कंसेंट था रात दोपहर में उसके साथ होटल में रहना, आपने उसके लिए अपना आधार कार्ड भी दिया, आप उसके साथ स्टे भी कर रहे हैं, पर जब डिस्प्यूट हो रहा है आप क्या लगा रहे हो? पोस्को, ये रेप 376। कैसे जिएगा इंसान? अभी तो मूवी भी आई है बंदर करके ना, कैसे जिएगा? मेरे को आप बताइए, ये सब फॉल्स एलिगेशंस केसेस में कैसे आप जियोगे समाज में? और क्या कानून अंधा नहीं है, उसको बनाने वाले लोग, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, कई बार हर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं पर कुछ वकील साहब जो उसको प्रमोट करते हैं, कुछ जजेस जो उसके अंदर पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, वो है करप्ट। यस, उनके वजह से आज हम मन से बोलते हैं कि हमारे कानून में कुछ नहीं है क्योंकि सिस्टम इज स्पॉइल्ड, पर एक्चुअल में अगर देखा जाए इससे बेहतरीन कानून ना शायद हो ही नहीं सकता। ओके, एवरी रेमेडीज है इसके अंदर। सर आपने अभी कहा कि इससे बेहतरीन कानून हो ही नहीं सकता, ये आपने स्टेटमेंट किया। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक बंदा अगर उसको बीवी ने मारा, वो गया पुलिस स्टेशन, तो उसकी एफआईआर क्यों नहीं होती है? वो एनसी में क्यों कन्वर्ट होता है? वही चीज वाइस वर्सा अगर बीवी गई तो तुरंत एफआईआर होती है। तो आपकी ये स्टेटमेंट जो आपने की है वो सही है क्या? एक्चुअली अगर आप ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, विच इज लैंडमार्क जजमेंट एंड विच इज नाउ द लॉ ऑफ द लैंड बिकॉज इट हैज बीन पास्ड बाय 5 बेंच न्यायाधीश बैठ के उसका जजमेंट लिखा था। उसमें इस तरह की कुछ मैटर आई थी कि कॉग्निटिव ऑफेंस कौन सा होगा, नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस कौन सा होगा। इनफैक्ट वाइफ अगर जाके कंप्लेन करती है, उसमें बोला गया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए। अच्छा, इवन हस्बैंड भी जाता तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही होगा। एंड इट इज़ नॉट अ केस जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस अगर मैं देखूँ, अगर अग्रीवेटेड फॉर्म में जो होगा वो कंप्लेन कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। हस्बैंड के मदर भी कंप्लेन कर सकती है अगर डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ मैटेड हुआ। डोमेस्टिक वायलेंस जब आया था उसका पर्पस ये था कि
ओनली वाइफ को सिक्योर करना, नो, उनका पर्पस था फैमिली को सिक्योर करना। उसमें राइट्स है जो एग्री, इसलिए लिखा गया है अग्रीवेटेड पर्सन, अग्रीव्ड पर्सन। उसमें ये नहीं लिखा गया कि ये कभी उसको आपने देखा डोमेस्टिक वायलेंस में लिखा हुआ है कंप्लेंट वर्सेस एक्यूज्ड, एक्चुअली टर्म्स आर रॉन्ग। टर्म्स उसमें है कि अग्रीवेटेड पर्सन और एप्लीकेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट, एक्यूज तो कहीं बोला ही नहीं वहाँ पे। पर इनके केस में सरप्राइजिंगली इनको एक्यूज बना के उनको समझा दिया गया भाई तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है, तुम भगोड़ा हो। अच्छा, दिस इज जस्ट नॉट वन केस, इवन आई हैव सीन कि बहुत जगह पे डिफेंस वकील साहब अंदर नहीं आने देते, प्रेजेंस मार्क नहीं करने दे रहे, एंड उन्होंने डिफेंस टक ऑफ कर दिया। अरे तुम एक्स पार्टी कर रहे हो, तुम डिफेंस टक ऑफ कर रहे हो, तुम प्रोक्लेमेशन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अब मैं इसका आंसर देता हूँ क्यों, बिकॉज दे डोंट हैव समथिंग विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द लॉ, दैट इज कॉल्ड एविडेंस। एविडेंस। आप 126 सब क्लॉज 2 पढ़ना, तो उसी के ऊपर घुमाते रहते हैं, उसी के उनके पास कुछ होता ही नहीं है। उसमें लिखा हुआ इन कैमरा प्रोसीडिंग इन द DV सेक्शन 16 के अंदर, कहाँ वो फॉलो हो रहा है? कोर्ट के अंदर कैमरा ही नहीं है, क्या फॉलो हो जाएगा? तो मैं अपना सिक्योर करने के लिए क्या करूँगा? मैं फ़ोन का इस्तेमाल करूँगा ना, एटलीस्ट उसमें तो कैमरा है, राइट, वो मेरा राइट्स है नाउ, इट इज़ नो मोर थ्रू एन एप्लीकेशन। पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ये सब हमारे राइट्स है, किसी से हम पूछते नहीं इसके लिए। तो VC के लिए भी एप्लीकेशन किस बात का? क्यों दें एप्लीकेशन? इट शुड बी बाय डिफॉल्ट। इनफैक्ट जजेस को बोलना चाहिए आप क्यों आ रहे हैं, इतना दूर से क्यों आए हैं आप बैठो घर पे। आप सबको पता होगा एनर्जी जो हमारा पेट्रोलियम है, उसके लिए हम सब्सिडी देते हैं, गवर्नमेंट जब सब्सिडी देता है तब क्या उसको जिम्मेदारी से खर्च करना ज़रूरी नहीं है? तो आपने क्या किया फिर? अब उस स्पेस को इनफैक्ट मैजिस्ट्रेट भी आप बोल रहे हैं यहाँ पे आइए, क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि आप लॉफुली चीज़ें कर नहीं रहे। अभी बहुत बार क्या होता है, मुंबई में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, लेकिन जब डिस्प्यूट होता है तो बीवी क्या करती है, घर पे जाके मतलब उसके जिले में जाके वो केस करती है, जैसे नागपुर, सोलापुर, लंबा लंबा जाके केस करती है, ताकि हस्बैंड की जो है, हस्बैंड या हस्बैंड के माँ बाप जो भी है उनकी ये हो जाए, पूरा उनको तकलीफ हो जाए। तर सर तुम्ही BST मध्ये म्हणजे इंजिनियर होता, मग तुमचं PF वगैरे जमा झाला असेल ना सर? हो, मी BST मध्ये म्हणजे मला 2022 साली BST मधून टर्मिनेट केलं. टर्मिनेट केलं? हो, ह्याच्यामुळेच माझ्या ह्या मी माझ्यावरती 16 केसेस, 15 ते 16 केसेस टाकल्यामुळे आणि वारंवार माझ्या सुट्ट्या झाल्यामुळे 2013पर्यंत माझ्या लग्नाच्या होईपर्यंत माझा लिव्ह रेकॉर्ड एकदम चांगला होता. मी रजाच घेत नव्हतो, कारण मला फक्त फिरायचा शौक होता. मी दारू पित नाही, सिगरेट पित नाही, तंबाखू खात नाही, काही करत नाही. मी फक्त फिरायला जायचो. दरवर्षी वैष्णोदेवीला प्रत्येक वर्षी आमचा ग्रुप होता, प्रत्येक वर्षी मी वैष्णोदेवीला जायचो आणि वैष्णोदेवीला जायचं. मग तेव्हाच मला सुट्ट्या लागायच्या, बाकी सुट्ट्या मी घेत नव्हतो. आणि ते पण मी रविवारी पण कधी कधी काम करायचो, एमर्जन्सी आमची ड्युटी BSTमध्ये, त्यामुळे रविवारी पण कधी सुट्टीच्या दिवशी काम करायचं. मग त्याची सुट्ट्या मी जमा करायचो आणि मग जायचो मी. त्यामुळे माझ्या सुट्ट्याचा रेकॉर्ड एकदम छान होता. पण 2013पासून जेव्हापासून माझं लग्न झालं आणि त्याच्यानंतर या केसेस चालवल्या, त्याच्यानंतर माझा लिव्ह रेकॉर्ड एकदम खराब होत गेला. खराब म्हणजे कसं खराब, म्हणजे असं खराब नाही, कारण त्या प्रत्येक महिन्याला तारीख असायची आणि एवढ्या केसेस त्याच्यामुळे प्रत्येक महिन्याला 4 ते 5 तारखा असायच्या किंवा मॅक्झिमम 4 ते 5, कमीत कमी 2 तारखा तर असायच्या, 2 ते 3 तारखा दर महिन्याला 2 ते 3 तारखा असायच्या कोर्टाच्या दर महिन्याला. त्यामुळे मग ते तसं लिव्ह होत गेला मग रेकॉर्ड. मग आणि मग 2022 साली मला माझे अरेस्ट वॉरंट काढलं. 2022 साली अरेस्ट वॉरंट काढल्यामुळे म्हणजे तेव्हा त्याच्या अगोदर पण 2017मध्ये पण माझ्यावरती अरेस्ट वॉरंट काढलं होतं. 2018मध्ये मी ॲरियर्स ऑफ मेंटेनन्स, मी तरी पण तेव्हा पण मी 42,000 रुपये देत होतो प्रत्येक महिन्याला. माझा पगार 60,000 होता, 65,000, तरी पण 42,000 रुपये त्याला द्यायला लागायचे, देत होते. असे पण एक पहिल्या 15,000, नंतर मुलगा झाल्यानंतर 3,000, 18,000, नंतर मुलगाचे शाळेच्या स्कूल फीस तर दरवर्षी द्यायची, कारण तिने इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये टाकलं होतं मुलाला.
लर्निंग करूपासून एक शाळा होती, त्याच्यात इंटरनॅशनल स्कूल होती, त्यात पहिल्या प्ले ग्रुपमध्ये टाकलं 3 वर्षाचं असताना, आणि तेव्हापासून मग दरवर्षी मला ते द्यायला लागली फी, शाळेची फी. तो सर एज पर माय नॉलेज 1/3 रहता है ना मेंटेनेंस. करेक्ट. रजनी वैसे नया का जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट, जिसको फॉलो करके ये मेंटेनेंस ग्रांट होती है. दैट कॉल फॉर 1/3 ऑफ योर सैलरी. तो इनका 1/3 नहीं होता है ना वो. अब कमिंग डाउन इस पोजीशन में जो नज़र आ रही है बार बार, वो है इसका पर्सनल लिबर्टी कट होना. पर्पस ऑफ दिस मेंटेनेंस क्या, डेफिनेशन क्या है इसका? पर्पस ऑफ द मेंटेनेंस गिविंग टू अ वाइफ या टू अ चाइल्ड या टू अ पेरेंट्स. 125 के अंदर सब आते हैं. पेरेंट्स भी आता है, हस्बैंड खुद भी आते हैं, वाइफ भी आता है, फैमिली आता है बेसिकली. तो बेसिकली जब फैमिली है तो आप मेंटेनेंस देते हो. तो वो जब एक औरत घर में होती है, मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस फॉलो करती है. जैसे कि अगर हस्बैंड अगर नौकरी तब कर सकता है ढंग से जब वाइफ घर में संभालती है. राइट. अगर वाइफ ठीक से ना संभाले तो हस्बैंड नौकरी नहीं कर सकता. इन दैट केस पे उसका करियर पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो नौकरी करने जाती तो भी तो कुछ कमाती, पर क्या घर ठीक होता? फिर क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक अच्छे समाज में पले, या किसकी क्या मेंटालिटी लेके पढ़े? बच्चे कई बार ना ग्रैंड पेरेंट्स के पास ज़्यादा अच्छी तरह से पलते हैं, पर चीज़ें कहाँ जाके अटकती है वो ईगो. इनके मैटर में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक जो मेरे को एंटायर पढ़ने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, देयर आर मोर देन 1000 एग्जिबिट्स. अरे बाप रे. देयर 1000 in एग्जिबिट्स इन डीवी मैटर्स. इन डीवी मैटर. Yeah. सो आपका इंटेंशन इज वेरी क्लियर, व्हाट डू यू वांट एंड व्हाई देयर. आपने इसको कम क्यों नहीं किया? एग्जिबिट्स दोस्तों वो एप्लीकेशंस है, इफ़ रेस्ट ऑफ द कंट्री अगर सुन रहे होंगे मुझे, तो मैं आपको एग्जिबिट्स बता देता हूँ. एग्जिबिट एक्चुअली होता क्या है? एग्जिबिट्स काइंड ऑफ एप्लीकेशंस है जो हम केस में डालते हैं फॉर आर 1-to-1 क्वेश्चंस या कुछ और राइट्स के लिए, कुछ लेना है, कुछ देना है, उसके लिए एग्जिबिट्स को एप्लीकेशन के नाम यहाँ पे जनरली महाराष्ट्र में एग्जिबिट्स के नाम पे जानी जाती है. नाउ इतने एप्लीकेशंस क्यों, इतने पुरसेस क्यों, इतना स्टेटमेंट क्यों? एक 60 डेज में ख़त्म होने वाला चीज़ें 13 years लग गया, बट स्टिल देयर इज़ नो एविडेंस. नाउ कमिंग बैक टू द अदर पोजिशन, इंसान अगर नौकरी नहीं करेगा तो फैमिली को चलाएगा कैसे? क्या आपने इनके साथ जैसे नाउ एक और बात आती है, कोर्ट जब फंक्शन करती है तब कहती है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से मेंटेनेंस होना चाहिए. आई स्ट्रांगली एग्री विद दैट. हस्बैंड का जॉब है, इज अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट, आप उसका 1/3 पार्ट का हिस्सेदार हो, आप भी उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करो. राइट. पर जब ये फुटपाथ में सो रहे थे तब आप सो रहे थे फुटपाथ में? नहीं. क्यों नहीं सोया आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए? जब ये फुटपाथ में बेचारे सो रहे थे और खाने के लिए कुछ नहीं था, तब बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में कैसे पढ़ सकता है? गवर्नमेंट स्कूल बेकार थे. हाँ, गवर्नमेंट स्कूल तो अभी तो बहुत अच्छे है. तो आपने क्यों नहीं पढ़ाया? आपका इंटेंशंस इज वेरी. और आज शीट में बच्चा क्या सीखा, क्या कहता है? आप जेल जाने की तैयारी करो. मतलब कितना नेगेटिविटी आपने एक बच्चे के दिमाग में डाला है अपने फादर को क्रिमिनल बना के. वो यहीं से पता चलता है कि आपकी मेंटालिटी क्या होगी, आप किस जगह से पले बड़े हो, आपकी सोच क्या कहती है. मैं भी सरप्राइज हुआ, उन्होंने कहा कि बच्चा बोल रहा है कि आपने इनके इस हद तक छोड़ा कि ये मरने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. इनका दिमाग खराब हो गया, पागल बनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था इनके पास. पर ये बच गए, उनकी किस्मत खराब है. अब तो और भी खराब है, अब तो और भी खराब है. आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, कुछ भी हो जाए आई विल फाइट आउट दिस मैटर. इसके लिए मैं दिल्ली से ही अगर मुझे फ्लाई कहीं भी करना पड़ा, आई केम डाउन टू दिस प्लेस, इसलिए ताकि मैं इसको फाइट बैक करूँ. एक्चुअल जो लोगों का धारणा है कि हमारे कानून में कुछ नहीं, उस मिथ को मिटाऊं. हमारे लॉ में सब है, ये हमें खाली विजिलेंट होके बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉयर्स लेके, जिनको बोलना आता है, जिनको समझना आता है. आप गलत इंसान से जुड़ोगे गलत ही होगा, सही इंसान से जुड़ोगे सही होगा. इसीलिए इन पोजीशन में एक तो इनका जो पीएफ के अकाउंट से अमाउंट निकालना,
जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से पैसे निकली है वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ने नहीं दिया, वो बेस्ट ने दिया. आई जस्ट वांट टू नो एंड आस्क द बेस्ट हाउ यू बिकम द कस्टोडियन ऑफ हिज पीएफ अमाउंट, जबकि वो तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के पास होना चाहिए था, आपने कैसे दे दिया? एंड जबकि आपके ही लीगल एडवाइजर ने कोर्ट में आके बोला कि हम ऐसा अमाउंट दे नहीं सकते, विच इज ऑल्सो रिकॉर्डेड. हाँ. तो सेकेंड वाले जब आप फिर से सेम वेरी कोर्ट के पास आया तब ऐसे ऑप्शन क्यों नहीं आई? वाई इट वॉज कंसील्ड एंड द सप्रेशन कंसीलमेंट, ये सारा एक वाइफ मतलब एक लेडी, मिसयूज ऑफ द लॉ, उसके पास वो नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि उनके पास कभी लीगल वेब ऑफ टेक्निकलिटीज थी नहीं, उनको पता नहीं था. Her sister was a lawyer and that to a special public prosecutor. If अगर ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर आने लग गए, अनफॉर्चुनेटली आज देश जिस जगह पे प्रॉब्लम फेस कर रही है कल भी फेस करेगी, एंड 500 ईयर्स भी हो जाए ना तो भी हम इस देश से ना लिटिगेशन खत्म नहीं कर पाएंगे. तो सोचना ही बंद कर दो, इट्स बेटर. क्या सोचना बंद कर दो कि लिटिगेशन खत्म होने वाली है देश में. वी हैव बीन सेइंग कि 1 महीने में 2 डेटे दे, क्यों? ताकि फास्टेस्ट चले. किस लिए? पर्पस क्या? लिटिगेशन खत्म करने के लिए. पर अगर इस तरह की चीज़ें होती रही ना, अनफॉर्चुनेट लिटिगेशन हम कभी खत्म नहीं कर और कोई आवाज उठाए तो उसके ऊपर भी डायरेक्टली मतलब पुलिस के ऊपर भी उन्होंने कहा, पुलिस के ऊपर भी ये करते पुलिस के ऊपर भी एलिगेशन किया है. हाँ, और अच्छी बात यह है, जिस पुलिस स्टेशन तिलक नगर हाँ, पुलिस स्टेशन जिसने इनके अगेंस्ट में 174A किया, आज वही पुलिस स्टेशन एसपीपी के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया. उन्होंने उनका ये कर्मा है. यही मैंने कहा था कि यही स्वर्ग है और यही नरक है. हाँ. सब हिसाब किताब तब तक खत्म नहीं होगा ना. आप ऊपर जाने के लिए भी किस्मत चाहिए. बहुत लोगों के पास हाथ पैर नहीं होते. कर्मा अगेन. तो अभी अपना पॉडकास्ट आने के बाद में मेरे ऊपर भी डालेंगे कुछ लगता है. मेरे को तो लग रहा है मेरे ऊपर भी डालेंगे. इनको भी डालेंगे, इनके ऊपर डालेंगे. पर जहाँ पे हमारे देश का कानून जितना स्ट्रांग है, आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है. जब तक हम जिंदा है ना, और क्या, कुछ नहीं होने देंगे. जो होगा देखी जाएगी. और क्या. भगवान ने ये कहा चढ़दी कला. हाँ. सदा जी के उनमें होते हैं ना सिख में, क्या कहते हैं? चढ़दी कला. नॉलेज हो ना हो, दम लगा दो अपना. जीत हमारे पास होगी. जब तक बुलंद है, जब तक हम जीत है. पहली जीत तो इनकी है कि इन्होंने अपना को संभाला, गिव अप नहीं किया. अतुल सुभाष की तरह मैं नहीं चाहता इस देश में दूसरा अतुल सुभाष हो. राइट. नहीं, अभी रिसेंटली एक मुंबई मिरर में भी आया है. मुंबई मिरर 1 जून 2026 का 4 नंबर पेज पे मुंबई मिरर में वही आया है, कैसे मेरे ऊपर अत्याचार हुए हैं, कैसे पुलिस लोग को धमकाया गया है, सब आया. और एसपीपी आपके ऊपर का जो सब कुछ आया सब डिटेल में है. डेट में आया वो 1 जून अभी 1 जून 2026 पेज नंबर 4. पेज नंबर 4. हाँ, मुंबई मिरर. अच्छा. तो उसमें पूरा डिटेल गया है. इनफैक्ट आपके माध्यम से आई शुड थैंक्स वो मीडिया ऑफिसर को जिसके अंदर हिम्मत थी इसको पब्लिकली लाने की कोशिश थी. इतने सारी चीज़ों में किसी के अंदर से वो डर खत्म हुआ. सर, आपके ऊपर आप में जो मतलब एक मोटिवेशन है, आपने मतलब नेवर गिव अप ऐसे एटीट्यूड है, कभी ऐसे आपको लगा कि भाई सब कुछ छोड़ के बस मैं अभी एंड कर देता हूँ? इससे मेरे मन में जब मैं पहली बार जेल में गया तभी आया था. लेकिन माझी आई वडील ज्यांनी मला मोठं केलं लहानाचं, माझ्या 2 बहिणी ज्यांच्याबरोबर मी खेळलो, त्यामुळे त्याही सगळे माझ्यासमोर दिसायला लागले. आणि आपलं आयुष्य एवढं मोठं आहे तर कशाला आपण हे करायचं, आपण फाईट करायची. आणि श्री स्वामी समर्थ जिकडे माझा या मठात स्वामी समर्थच्या मठातच माझा जन्म झाला. मठात जन्म झाला? हां, स्वामी समर्थ चेंबूरला मठ आहे. चेंबूरला? हां, तिकडे माझा जन्म झाला. 1 वर्ष मी तिकडे होतो, नंतर आम्ही चेंबूरलाच दुसऱ्या ठिकाणी शिफ्ट झालो. तर त्यामुळे मला स्वामी समर्थांनी ताकद तेच, मी तुझ्या पाठीशी आहे. आणि आता त्याच्यामुळेच मी जगतोय. मी तुझ्या पाठीशी आहे, भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. स्वामी समर्थ मंत्र आहे आणि त्याच्यामुळेच मी अजूनपर्यंत जगतोय. आणि ते माझ्या पाठीशी आहे, खंबीरपणे आहेत. माझी आई, माझ्या 2 बहिणी, माझे 2 भावजी, सगळे आपल्यासारखी माणसं माझ्या पाठीशी असल्यामुळे मी जगतोय. नाहीतर मी खरंच आत्महत्या करण्याशिवाय मला काय पर्याय नव्हता. कारण एवढा अत्याचार एका पुरुषावरती होऊ शकतो हे कोणाला जगाला सांगावं आणि पटावं असं नाहीच आहे. खूप भावनिक आहे सगळं. मला स्वतःच राहवलं नाही पूर्ण. माझे पण डोळे एकदम पाणावले पूर्ण ऐकून एकदम. तर इथून पुढे म्हणजे तुम्ही आता पुढच्या पिढीला काय संदेश देऊ इच्छिता? म्हणजे
काय असं करायला पाहिजे त्यांनी की बाबा त्यांनी या सगळ्या लफड्यात पडणार नाही? मी तर त्यांना सांगतो की पहिल्या तुम्ही जेव्हा स्थळ बघाल तेव्हा पहिल्या काय कुठून तिचं शिक्षण, तिचे आई वडील कसे आहेत, तिचे आई वडील, तिच्या घरी कोण बहीण किंवा भाऊ वकील तर नाही ना, ते बघावं पहिल्या मेन. ती वकील, तिने पण वकील केलं आहे का, ती पण एलएलबी झाली का किंवा काय, ते बघावं. नंतर त्याच्या घरचं बॅकग्राऊंड बघावं, त्यांच्यावरती काय क्रिमिनल केसेस आहे का, काय आहे का. कारण तुम्ही आजूबाजूला विचारून समजेल तुम्हाला. कारण घरचे तर नातेवाईक वगैरे सांगणार नाही की यांच्यावरती असं आहे, कारण त्यांच्याच जर कोण त्यांच्या विरोधात असेल तरच सांगेल, नाही तर आजूबाजूवाल्यांनी सगळे सांगा किंवा पोलीस स्टेशनमध्ये तिकडे आजूबाजूच्या पोलीस स्टेशन जाऊन विचारावं की काय आहे का तिकडे त्यांच्यावरती काय केसेस वगैरे आहेत का, ते सगळं विचारावं. तर मॅरेज ब्युरो, आता मी मॅरेज ब्युरोमध्ये मला आलं असतं. मॅरेज ब्युरोवरती पूर्ण विश्वास कधीच ठेवू नये. त्यांचं पण तिकडे पण जाऊन विचारावं सगळं, पहिल्या त्यांच्याकडनं डिटेल घ्यावं. डिटेल घेऊन तिकडे त्यांच्या आजूबाजूनं बोलायचं, कोणा घरी पहिला जाऊच नाही, आजूबाजूला विचारा असं असं सगळं आलेलं आहे, एक त्यांचं कसं बॅकग्राऊंड आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला समजेल की काय आहे. नातेवाईक तर कधीच खरं सांगणार, खोटं सांगणार, किती खरं सांग, त्याच्या विरुद्ध असेल ते खोटं सांगतील, त्यांच्या जवळचे ते खरं सांगतील, असं होईल. तुम्हाला समजा आयुष्यात जर चान्स मिळाला की काय भूतकाळात जाऊन काही गोष्टी बदलायच्या, एक गोष्ट कुठेतरी बदलायची, तुम्ही काय बदलावं वाटतं तुम्हाला? तुम्ही परत लग्न तर कधीच करू नये. अगर लग्न करावं, पण तेच सांगतो, लग्न करावं पण प्रॉपर सगळं हे करून पडावं. आणि मी भूतकाळात जाऊन मला परत माझ्या पहिल्यासारखं आयुष्य जगायचं असं माझी खूप इच्छा आहे. सगळं चांगलं व्हावं, सगळ्यांना प्रेम द्यावं सगळं. कारण माझ्या सगळे आणि माझ्या आजूबाजूची बिल्डिंग सोसायटीचे माणसं तर एवढी छान आहे की सगळ्यांना मला तेच माझ्या सोसायटी, माझ्या एम्प्लॉई सगळेजण माझे हे करतात. तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका सर, पूर्ण महाराष्ट्र तुमच्या पाठीशी आहे. तुम्ही सत्याची लढाई जर तुम्ही खरे आहेत तर तुम्ही पाठीमागे वळून बघायचं नाही, बस पुढे चालत राहायचं. सत्याचा विजय नेहमीच होणार. मला सगळेजण तेच सांगतात आहे. पण आता माझ्या आता बघा, मी पहिल्यांदा 40 दिवस जेलमध्ये होतो, 39 दिवस. नंतर मग 19 महिने काही न करता, ते पण सगळे हे पण काही न करता, एक थोबाडीत पण मारली नाही बायकोला किंवा काही नाही केलं. नंतर 2 वर्ष 5 महिने आता, आणि त्याच्यानंतर 3 दिवस सुटून आल्यानंतर पण 3 दिवस परत होतो. त्यामुळे माझे जवळजवळ 4 वर्ष आयुष्यातले माझे असे हे गेले जेलमध्ये, काही न करता, एक थोबाडीत पण मारली नाही, काही न करता. एवढा अत्याचार सहन करून मी जगतोय. सर बैक टू योर दिस क्वेश्चन, मतलब अभी इन्होंने कहा कि एक कान के नीचे भी नहीं बजाई, ठीक है. तो जैसे ये जो भी सीधे साधे कर रहे हैं, पूरा एकदम मानवता से, पूरा लॉयल्टी से और सत्य की राह में चल के केसेस जो है वो सब हैंडल कर रहे हैं, बराबर. तो इसी में यही से सब, अगर कोई बंदा खून करके अंदर जाता है, 302 करके अंदर जाता है, वो बंदा 3 साल में बाहर आ जाता है. तो ये किधर ना किधर कानून की हार है, ऐसे लगता है कैसा आपको? मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. क्या होता है कि जब कोई एडवोकेट के पास केस आता है, जब तक वो केस को पर्सनली लेता नहीं है, वो कभी भी आंसर नहीं कर सकता. जब हम कोर्ट के सामने भी होते हैं वकालतनामा के थ्रू या पावर के थ्रू, तब वो उनका केस नहीं है, तब वो मेरे ऊपर बीती हुई बातें होती है. लास्ट आई थिंक 3-4 दिन से ऑलमोस्ट मैंने उनके साथ रहा है, उनके साथ जिया है. वो क्या इंसान है उनको मुझे रग रग से पता है. इनके साथ, अभय जी के साथ मैंने एक पल बिताया है. अच्छा, आपने रहा इनके साथ. जस्ट टू एनालाइज कि कितने सही है वो. आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कान में थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात, घर को आगे चलाने के लिए, घर की साफ़ सफाई रखने में, घर के बर्तन को साफ़ सफाई होने में, खाने के ध्यान में, ऐसा किसी जगह में कभी भी कोई ऐसा कमी छोड़ा ही नहीं. पैसा अगर पड़ा हुआ है तो लोगों क्रेविंग होती है. यस, वो क्या करते, चोरी कर लेते हैं, बच्चे भी करते हैं. बराबर. गलती नहीं है वो एक कई बार ज़रूरत हो जाती है. तो मैंने इनको कभी देखा नहीं ऐसे कुछ करते हुए. आज तक मुझे वो चीज़ें कभी नज़र नहीं आई. अगर मैंने कोई चीज़ ठीक से नहीं किया तो इन्होंने बल्कि सोचा कि नहीं, 2 पैसे बचाया जा सकता ना, तो बचा लेते हैं.
कमिंग डाउन टू उस पार्ट के आंसर पे हाँ, एक और चीज़ जो yes, मैं yes. बोलना चाहता हूँ Yes. कि जब तक आप इनके साथ रह के जियोगे नहीं, आप उसको एहसास ही नहीं कर सकते कि ये क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। कमिंग बैक टू अगेन सेम क्वेश्चंस के ये बंदा जो है 13 साल से केस लड़ रहे, हाँ, एकदम लीगली प्रॉपरली एकदम मतलब सच्चाई के साथ लड़ रहे। वही अगर बंदा झूठा कुछ करके मतलब वो क्या मर्डर करके अंदर जा रहा है, वो 5 साल 3 साल में बाहर आ जाता है जामीन पे, बराबर, मतलब वो फ्री हो जाता है उस इसमें। लेट से उसने आपकी वाइफ का ही कत्ल कर दिया और वो गया, वो बाहर आ जाता है, लेकिन ये सब मतलब एकदम इज्जत से लड़ रहे, ये 13 साल इनको लग गया। तो आज कानून हमने क्या बना रही है, मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग क्रिमिनल तो पैदा नहीं कर रही है क्या? मेरे को तो एक्चुअली लग रहा है कि कानून को एग्जीक्यूट करने वाले लोग चाहते ही हैं कि क्रिमिनल ही पैदा हो। उनके माइंड में ना सही और सत्य के लिए कोई जगह ही नहीं है। कानून को एग्जीक्यूट करने वाले, हाँ, बराबर, yes. जबकि हम बोलते हैं सत्य में जयते, पर शायद उन जैसे लोगों को ना समझ में ही नहीं आता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि उनके साथ बीती थी है, जैसे उनके साथ बीती की ना, वो समझ पाएंगे कि क्या हो सकता है। सर, आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, फिर भी एक हो जाते हैं वापस, लेकिन हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं होते ऐसे? बड़े बड़े लड़ते तो सेपरेट यही तो हमें सीखना है बच्चों से, क्योंकि उनके पास ईगो नहीं है, सबसे बड़ी चीज। उनको नहीं समझ में आता, उनको सिर्फ प्यार समझ में आता है, थोड़ा डांट समझ में आता है, और जल्दी भूल भी जाते हैं। मजे वाली बात ये है, वो आज लड़ेंगे, कल फिर से खेलेंगे, फिर से गले मिलके घूमेंगे अपने दोस्तों के साथ। अरे दोस्ती थे तो लड़ाई हो गई तो क्या हो गया? अरे हस्बैंड वाइफ बनने के पहले आप दोस्ती तो थे। क्या था रिश्ता आपके बीच में? एक दोस्ती का। दोस्ती एक माँ बाप के साथ भी होती है, आपका बहन के साथ भी होती है, आपके वाइफ के साथ भी एक दोस्ती का रिश्ता होता है। आप दोस्ती का रिश्ता भूल के अपना ईगो को सबसे ऊपर रखा, सबसे अहम समझा। बार बार ऑनरेबल टॉप कोर्ट्स ने बोला अहम को नीचे रखो, आखिर में तुम्हारा पैर जमीन पे ही रहती है। पर हम सब भूल जाते हैं जूते पहनने के बाद कि घास में खाली पैर पर चलना भी कई बार ज़रूरी होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। धूप में घूमना हम बंद कर देते हैं, सोचते हैं काले हो जाएंगे, पर उसी से हमें विटामिन डी मिलती है, वो भी हम भूल जाते हैं। हम दवाई खा लेते हैं जो कि कानून का रेमेडी, किसी वकील को पकड़ के हाँ भाई इसके बाद अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कितना केसेस डाल सकता हूँ, हाँ। वो हम डाल देते हैं, पर हम सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं कि इस मैटर का प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है। हस्बैंड वाइफ जो है उनका जो मतलब ये है प्यार जो है, वो एक माँ और बच्चे की तरह क्यों नहीं है? मतलब बच्चा कैसे कभी भी कुछ भी कितना भी झगड़ा करे माँ के साथ, वो छोड़ता नहीं है माँ को, या माँ भी कितनी भी डांटे मारे उसको, फिर भी वो प्यार से उसको सहलाएगी, बाद में आके उसको यही करेगी, अच्छे से मतलब रहते हैं। तो इस तरह का क्यों नहीं होता है प्यार? माँ बाप कई बार बच्चों के पेट भरने के लिए कभी कभी भूखे भी रह जाते हैं। यस, दिन रात काम करते हैं एक बच्चे के पेट भरने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए। यही तो हमारे समाज को सीखना है, यही तो चेंज चाहिए। जिस दिन बच्चा ये समझेगा कि जो मैंने लिया है वही मुझे वापस करना है, मैं ऊपर लेके जाना ना कुछ भी नहीं हूँ। आपको जो हमारे समाज में जो मूलभूत बातें हैं, जो एथिक्स है, उन चीज़ों को सब एक तरफ करके पैसे वाले चीज़ को इतना ऊपर दे दिया है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि पैसे के अलावा शायद आपको ज़िंदगी नहीं है। कोविड-19 इज़ अ वंडरफुल एक और एग्जाम्पल है जहाँ पे बरोबर समाज नहीं सिखाया है कसे पैसे देके आपने अपनी जिंदगी खरीद नहीं पाए। तर मित्रांनो, आज तुम्ही बघितलं की घोष सरांनी, शांतनू घोष जे दिल्ली हायकोर्टला वकील आहेत, त्यांनी कशा प्रकारे आपल्याला मार्गदर्शन केलं, कशा प्रकारे अभय साकडे यांच्या केसमध्ये जे खाच खळगे आहेत, जिकडे जे चुकले म्हणजे त्यांनी बघितलं नाही किंवा त्यांनी मिसगाईड केले त्यांना, किंवा समोरच्या पार्टीने त्यांच्या पदाचा गैरवापर केला, अशा पद्धतीने ती केस भरकटत गेली आणि केसचा निकाल लागायच्या आधीच यांना 4 वेळा जेल झाली। तर हे जे त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि तुम्हाला काहीतरी समाज प्रबोधन मिळालं असेल ह्याच्यामध्ये, आणि जर तुम्हाला अभय साकडेंचं मोटिवेशन वाटत असेल, म्हणजे अभय साकडे ज्या पद्धतीने त्यांच्या केसेसमध्ये, ज्याच्या जीवनामध्ये
लढताय त्याबद्दल तुम्हाला काहीतरी प्रेरणा मिळाली असेल तर हा शेअर करा व्हिडिओ आणि लाईक करा. आणि जर व्हिडिओला जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओ मी घेऊन येत राहीन. तर आशा करतो की हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.